हे एवरीवन, दिस इज श्वेता। वेलकम टू यूपीएससी वाला। वापस आ गए हम आपके लिए एक नया सेशन लेके। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे मॉडर्न हिस्ट्री का नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जहां पर हम जानने वाले हैं कुछ नई विचारधाराओं के बारे में। तो हमारा जो प्रीवियस सेशन था वहां पर हमने काफी डिटेल से जाना था 1920s में क्या चल रहा था। एक बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, खिलाफत मूवमेंट, खलीफा के मुद्दे को लेकर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो तुर्क में खलीफा का पद, जिसे इस्लाम जगत अपना मुखिया मानता था, उन पर किस तरह की संध्या आरोपित की गई थी, उसको लेकर भारत में जो मुस्लिम संप्रदाय था वो काफी नाराज था और उसने खलीफा के मुद्दे को लेकर खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की। आगे देखते हैं कि ये एक ऐसा पॉइंट था जहां पर गांधी जी को लगा वो भी मूवमेंट स्टार्ट करना चाह रहे थे, क्योंकि 1919 का एक्ट जिससे उदारवादी नेता बिल्कुल खुश नहीं थे। फिर हमने देखा किस तरह से क्रांतिकारियों को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद दबाने के लिए बहुत सारे एक्ट लाए गए, बहुत सारे कानून लाए गए रक्षा संबंधित, जिसमें उनका बुरी तरह से दमन किया गया। फिर नरसंहार सभी को पता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट। तो ये सारी ऐसी गतिविधियां थी जिसने ऑलरेडी भारत में माहौल तैयार किया गया कर रखा था आंदोलन की शुरुआत के लिए। लेकिन हाँ, खिलाफत का मुद्दा जब चालू हुआ, खिलाफत आंदोलन चालू हुआ, वो एक ऐसा पॉइंट था जब गांधी जी को लगा कि अब अगर हम मूवमेंट स्टार्ट करते हैं खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करते हुए, तो एक बहुत बड़ा मास, बहुत बड़ा स्ट्रेंथ इस मूवमेंट से जोड़ सकता है। और उसी पॉइंट पर असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई। हमने बहुत डिटेल से जाना था असहयोग आंदोलन। वन बाय वन हमने उसकी सारी चीजें डिस्कस की थी, क्यों स्टार्ट हुआ था, किस तरह से इसको लेकर चला गया, और फिर आगे देखते हैं हम कि किस तरह से असहयोग आंदोलन को वापस लेना पड़ा। ठीक है, अब ये जो असहयोग आंदोलन की वापसी थी, यही वो पॉइंट था। चौरी चौरा की घटना घटी और उसके बाद से गांधी जी ने किस तरह से आंदोलन को वापस ले लिया। ये वो एक पॉइंट ऐसा था जहां पर कांग्रेस में काफी सारे ऐसे लीडर्स थे जो गांधी जी के इस निर्णय से खुश नहीं थे। और यहां पर केवल कांग्रेस के ही लीडर नहीं, बल्कि कुछ ऐसे लीडर्स थे, जैसे कि हमने रिवॉल्यूशनरीज के बारे में पढ़ा था, क्रांतिकारियों के बारे में। क्रांतिकारियों का पहला चरण काफी डिटेल से हमने जाना था। तो वो रिवॉल्यूशनरीज को हम देखते हैं कि 1920s में आकर असहयोग आंदोलन से जुड़ जाते हैं। उन्हें लगा था कि हाँ, ये एक पॉइंट है जहां पर हमें कांग्रेस को सपोर्ट करना चाहिए, हमें इससे जुड़ के इसका ही जो तरीका है, जिसमें ये असहयोग की बात कर रहे हैं, अहिंसा की बात कर रहे हैं, सत्याग्रह को बात कर रहे हैं, इसको हम लेकर आगे चलते हैं। लेकिन जब गांधी जी ने वापस लिया चौरी चौरा की घटना के बाद असहयोग आंदोलन, तो वो एक ऐसा पॉइंट था जहां पर कांग्रेस के ऑलरेडी जो पुराने लीडर्स थे, या फिर जो बाहर से आए थे कुछ अलग थॉट प्रोसेस के लीडर्स, जैसे हम रिवॉल्यूशनरीज की बात करें, उनका थोड़ा सा गांधी जी से मोहभंग हुआ और वो अपनी एक अलग विचारधारा के साथ 1920s के बाद में अब एक अलग ही स्ट्रेटेजी प्रिपेयर करते हुए हमें नजर आएंगे। ठीक है, तो 1922 के बाद से 1928 तक की जो पूरी स्टोरी है ना, वो बेसिकली ये चैप्टर कवर करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो 1922 से 1928 तक जब कोई मूवमेंट स्टार्ट नहीं था, क्योंकि अगला बड़ा मूवमेंट जो हमें दिखाई देगा उसको हम बोलते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। वो बात की बात है, वो कब होगा, साइमन कमीशन आता है, उसके बाद से हम देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। तो वो 1927-28 के आसपास। लेकिन ये जो बीच के 6-7 साल थे, इस समय कोई बड़ा आंदोलन तो चला नहीं, कोई बड़ा मास मूवमेंट नहीं दिखाई दे रहा। तो क्या हो रहा है इस समय पर? क्या कोई कुछ नहीं कर रहा है? नहीं, बहुत सारी मिसलेनियस एक्टिविटीज हो रही हैं, जिसके बारे में ये चैप्टर डिटेल से डिफाइन करता है, जिसमें बात कर रहा है स्वराजी। ये टर्म यूज कर रहा है स्वराजी। कौन थे स्वराजी, अभी हम जानेंगे। समाजवादी विचारधारा के लोग आएंगे। समाजवादी विचारधारा जो हम देखते हैं कि जिसमें ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है एक महत्वपूर्ण लीडर के रूप में उसमें उभर कर आते हैं। कैसे 1917 में जो रूस की क्रांति हुई थी, उसके बाद से काफी सारे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए नेता उससे प्रभावित हुए, और वो कहीं ना कहीं समाजवादी विचारधारा से प्रभावित होकर अब देश के अंदर जो आंदोलन है, या आंदोलन के बाद जो स्वतंत्रता के बाद की स्थिति होगी, उसमें समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की कोशिश करेंगे। तो वो हम जानेंगे, और नई नई शक्तियां उभरते हुए नजर आएंगी, जिसमें ये पढ़ाएगा आपको रिवॉल्यूशनरीज का सेकेंड फेज, यानी क्रांतिकारियों का दूसरा चरण। क्रांतिकारियों का दूसरा चरण, यहां पर हम पढ़ेंगे भगत सिंह, सुखदेव, इन सारे महत्वपूर्ण नेताओं के बारे में, कि कैसे इन्होंने इतनी कम उम्र में
योगदान दिया था, है ना, क्रांतिकारी गतिविधियों के माध्यम से हमारे देश की आजादी में, वो सब हम डिस्कस करेंगे। मैं ये जो चैप्टर आपका कवर करा रही हूँ क्योंकि चैप्टर काफी लेंदी है, नेक्स्ट चैप्टर काफी छोटा सा चैप्टर है। तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, रिवॉल्यूशनरीज का जो सेकंड फेज है ना, उसको हम रोकेंगे, वहां तक का सारा कुछ यहाँ कवर करेंगे। और जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें हम रिवॉल्यूशनरीज के सेकंड फेज और साइमन कमीशन वाला जो पूरा का पूरा एक लिंक है ना, उसको कनेक्ट करते हुए हम आगे ले चलेंगे, ठीक है। तो वहां तक की जर्नी मैं थोड़ा सा यहाँ पे करा दूं, क्योंकि रिवॉल्यूशनरीज का जो सेकंड फेज है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब वहां से काफी बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जैसे आपने फर्स्ट फेज के बारे में पढ़ा था, अगर आप सेकंड फेज को भी बहुत अच्छे से समझ पाएंगे तो आप कनेक्ट कर पाएंगे चीजों को, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को, लेकिन उसके पहले यहाँ पर हमारे सारे कोर्सेज दिए हैं, 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर प्लान। तो आप में से जितने भी बच्चे इंटरेस्टेड है, आप इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, ओके, ठीक है। बाकी आप सभी को पता है यूपीएससी, चलिए, तो बाकी 26 ऑफ मई को आप सभी को पता है हमारा प्रीलिम्स का एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। तो आप में से जो भी बच्चे इस बार प्रीलिम्स के एग्जाम्स को दे रहे हैं, मैं बार बार बोल रही हूँ, अभी टाइम बिल्कुल आ चुका है, पीक फरवरी ऑलमोस्ट एंड होने वाला है, फिर है आपका मार्च अप्रैल, 2 ही महीने लगभग बचे हैं, मई में तो आपका रिवीजन का टाइम है। तो प्लीज कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करिए, हर एक टॉपिक को करने के बाद उसका क्वेश्चन इमीडिएटली देख लो। कोई भी चैप्टर आप कर रहे हो, हिस्ट्री पढ़ो, ज्योग्राफी पढ़ो, पॉलिटी पढ़ो, इकोनॉमी पढ़ो, साइंस पढ़ो, एनवायरमेंट, करंट अफेयर, प्लीज उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को जरूर लगाइए। जितने ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपका चांसेस बढ़ जाएगा एग्जाम में। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमारा जो पीडब्ल्यू प्लेटफॉर्म है, ये भी आपके लिए टेस्ट सीरीज लाया है, जहां पर रेगुलर बेसिस पे आपके टेस्ट होंगे, टॉपिक वाइज ही यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, ऑल इंडिया रैंक, डिटेल एनालिसिस, ये सब कुछ दिया जाएगा। यहाँ पर जब आप रैंक की बात करते हैं, मैं आप लोगों को थोड़ा बता दूं, जो भी बच्चे इस टेस्ट को ज्वाइन करें, कभी भी रैंक से घबराए मत। रैंक इसलिए दिया जाता है कि आप परफॉर्मेंस इंप्रूव कर रहे हैं, तो एक वो कॉन्फिडेंस आता है ना, एक वो अपने अंदर कंपटीशन आता है। लेकिन अगर आपकी कोई रैंक भी नहीं आ रही है, बिल्कुल नीचे जा रहे हैं, तो भी डरने की बात नहीं है। आपको ज्यादा फोकस क्या करना है, एनालिसिस पर। जब भी आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, चाहे आप कुछ भी मत करके आओ टेस्ट में, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो आपको क्वेश्चन दे रहे हैं उस पर कंटेंट टीम बहुत काम करती है। यहाँ इस तरह के क्वेश्चन पूछने के चांसेस ज्यादा है, जो लास्ट 1 ईयर या लगभग 18 महीने का जो भी करंट रहा होगा उसको ध्यान में रखते हुए। तो प्लीज उन क्वेश्चन को एनालिसिस करिए, उसका जो डिटेल एनालिसिस दिया उसको बार बार देखिए, उस टॉपिक को जाकर रिवाइज करिए, इस पर ज्यादा आपको काम करना है, ठीक है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाकर आप देखकर इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आते हैं डायरेक्ट हम हमारे चैप्टर पर। ओके, तो यहां पर राइटर क्या बोलता है, राइटर बोल रहा है कि आप इस चैप्टर में देखेंगे, यहाँ पर बहुत डिटेल से आपको बता रखा है क्या कि ओके, तो यहाँ पे काफी डिटेल से आपको बता रखा है कि प्रथम 1920 के दशक में स्वराजी समाजवादी विचारधारा और अन्य नई नई शक्तियों का उद्भव कैसे होता है, वही ये पूरा का पूरा चैप्टर यहाँ से लेकर चलने वाला है, ठीक है। तो चलिए वन बाय वन हम आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है थोड़ा सा चीजों को समझते हुए चलिएगा। सबसे पहले यहाँ पर राइटर बोलता है कि स्वराजी और परिवर्तन विरोधी। देखो ये जो टर्म है ना, बेसिकली ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि होता क्या है, हम सोचते हैं ये बुक पढ़ ले वो बुक पढ़ ले, लेकिन हमें बेसिक्स ही नहीं पता है। अभी हमें पता ही नहीं स्वराजी कौन है, परिवर्तन विरोधी कौन है। तो जब एग्जाम में ये पूछा जाता है या फिर कहीं भी पूछा जाता है, हम इसी छोटी छोटी चीजों को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। तो बहुत सिंपल तरीके से चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बता दिया है, स्वराजी और परिवर्तन विरोधी। ये हमें दो ग्रुप्स दिखाई देते कब, 1922 के बाद, चौरी चौरा की घटना के बाद, जब असहयोग आंदोलन वापस लिया, तो कांग्रेस में ही हमें ये दो अलग से खेमे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। क्योंकि 1922 में जब असहयोग आंदोलन वापस लिया गया, तो क्वेश्चन था अब क्या, आपने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया, तो अब क्या, अब हमें करना क्या है। तो वो जो करना क्या है, इसमें हमें दो विचारधाराएं दिखाई दी, और वही दो विचारधाराओं वालों को अलग अलग नाम से जाना गया। एक जिसको बोला गया स्वराजी या फिर परिवर्तनवादी,
जो कुछ परिवर्तन चाह रहे थे, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरा, परिवर्तन विरोधी, ये जो परिवर्तन चाह रहे थे कि अब तक जो हम नहीं करते आए हैं हमको वो करना चाहिए, क्या करना चाहिए वो हम देखेंगे, ये उस परिवर्तन का विरोध कर रहे थे। तो बेसिकली इंडियन नेशनल कांग्रेस के ही हमें दो ग्रुप्स दिखाई देते हैं, ठीक है। एक जिन्हें बोला गया क्या, स्वराजी या फिर परिवर्तनवादी, जो परिवर्तन चाह रहे थे, एक नई चीज चाह रहे थे। और दूसरा परिवर्तन विरोधी, जो इनकी बात से खुश नहीं थे, वो बोल रहे थे कि नहीं, हमें ये चेंजेस नहीं लाना चाहिए, अब तक जो हम करते आए हैं, आंदोलन नहीं चलने पे अब तक हम जो करते थे हमें वही करना चाहिए, ये नई चीज जो आप बोल रहे हैं ये हमें नहीं करना चाहिए। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के ये दो ग्रुप्स हमें बनते हुए दिखाई देते हैं। क्या बोलता है राइटर, मार्च 1922 में, मार्च 1922 में गांधी जी की गिरफ्तारी के पश्चात, क्योंकि असहयोग आंदोलन वापस लेने के बाद से गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया था, क्योंकि ऐसा कहा गया था कि भाई आपने ही वो हिंसा भड़काई है, ये इंपॉर्टेंट लीडर थे, चौरी चौरा वाली घटना घटी थी, तो भाई गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया। इसके पश्चात राष्ट्रवादी खेमे में बिखराव आने लगा, संगठन टूटने लगा। यानी वो जो पूरे राष्ट्रवादी थे, जो नेशनलिस्ट थे, जो नेशनल मूवमेंट को आगे लेकर चल रहे थे, उनमें ये विचारधारा का टकराव आने लग गया, क्योंकि अभी तक वो मान रहे थे हमारा ये लीडर जो बोल रहा है, चाहे वो सहमत थे असहमत थे, मान लेते थे, लेकिन अब वो लीडर ही जेल में है। तो इनमें विचारधारा में थोड़ा सा क्लैश हमें आते हुए दिखाई देगा। बहुत से लोगों ने गांधी जी की रणनीति और नेतृत्व पर प्रश्न चिन्ह लगाना प्रारंभ किया कि भाई ये जो कर रहे हैं क्या अपने आप में सही है। उनका कहना था गांधी जी ने पहले तो खिलाफत के मूवमेंट खलीफा के मुद्दे पर टूट पड़े और इन्होंने असहयोग आंदोलन चालू किया। चलो असहयोग आंदोलन हमने स्टार्ट भी किया, तो अब वो जब अच्छा जा रहा था 1922 में ये कुछ लोगों के मरने से, कुछ ब्रिटिश के मरने से इन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। तो क्या ये जो कर रहे हैं अपने आप में करेक्ट है? कहीं की रणनीति गलत तो नहीं है? हम इतना बड़ा मास एक गलत स्ट्रेटेजी को सपोर्ट तो नहीं कर रहे हैं? तो इसके बाद से बहुत से लोगों ने गांधी जी की गिरफ्तारी और नेतृत्व में प्रश्न चिन्ह लगाना चालू किया। उनके दिमाग में क्वेश्चन आया कि क्यों आपने ऐसा क्यों किया, है ना। दूसरे लोग इस गतिरोध से उभरने का विकल्प ढूंढने लगे और अब वो सोचेंगे कि भाई ये जो हमारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है तो इसका सॉल्यूशन, कि भाई ये गांधी जी की स्ट्रेटेजी हो सकता है गलत है और हम सब लोग उन पे आंख बंद करके भरोसा करें, हो सकता है उनके डिसीजंस गलत हो, तो हमें अपनी भी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए और उसको लेकर चलना चाहिए। कांग्रेस का एक खेमा जिसका नेतृत्व CR दास, मोतीलाल नेहरू और अजमल खां कर रहे थे, चाहता था कि राष्ट्रवादी आंदोलनकारी विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल का बहिष्कार बंद कर दे। अब ये यहाँ पे एक टर्म यूज कर रहा है, बहिष्कार बंद कर दे। बहिष्कार बंद करने का क्या मतलब है आप सभी को पता है। 1919 का एक्ट मैंने आपको बहुत डिटेल से नहीं पढ़ाया था, लेकिन हाँ काम भर का पढ़ा दिया था, क्योंकि बेसिकली वो बहुत बड़ा चैप्टर है। 1919 का एक्ट जो है ना, हिस्ट्री में पॉलिटी में आप पढ़ोगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जहाँ पे 1919 का अधिनियम बहुत डिटेल से बताया गया है। तो बेसिकली यहाँ पर मैंने थोड़ा बहुत आपको ब्रीफ बता दिया था। 1919 का एक्ट आया था जिसको हम बोलते हैं मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। उस मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में जो भी व्यवस्था थी उसमें ये भी व्यवस्था की गई थी कि जो सेंटर लेवल पर वॉइसरॉय की भी एक परिषद होती है ना, उसकी भी लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, विधान परिषद होती है। जितने भी प्रांत इन्होंने बनाए थे ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट ने, हर प्रांत की भी गवर्नर के अंडर में क्या होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर काउंसिल, जो भी बोलो, विधान परिषदें होती हैं, ठीक है। तो ये जो विधान परिषदें थी, लेजिस्लेटिव असेंबली थी, कांग्रेस का एक ग्रुप ऐसा था, कौन सा वाला ग्रुप, इन लीडर्स के नाम को स्टार बना लीजिए, यहां से क्वेश्चन फंसा लेगा, स्टेट पीसीएस में पूछा जा सकता है। CR दास, ठीक है, मोतीलाल नेहरू और अजमल खान, इन तीनों लीडर्स के नाम याद कर लीजिए। ये क्या चाह रहे थे, ये चाह रहे थे कि हमको इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। जैसे 1919 के एक्ट में व्यवस्था की गई है कि भाई यहाँ पर अब इलेक्शन होगा, प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था कर दी गई थी, डायरेक्ट इलेक्शन। हालांकि वो डायरेक्ट इलेक्शन नाम का था, इतना टैक्स अगर आप पे करते हैं, इतने अगर आप एजुकेटेड है या इतनी आपके पास प्रॉपर्टी है, जो क्राइटेरिया था अगर आप उसे फुलफिल करेंगे तभी आप इलेक्शन में वोट डाल सकते हैं। तो बहुत कम लोग उसमें वोट डालने वाले थे, लेकिन फिर भी इनका कहना था कि जब डायरेक्ट इलेक्शन है, भारतीय जाकर वोट डालेंगे और भारतीयों को ही तो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम क्यों ना इस लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें। अगर हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं तो ये हमारे ही लोग हमको वोट डाल के जिता देंगे, और जीत कर जब इस असेंबली में ब्रिटिश के साथ में इंडियंस यानी कि हम बैठेंगे, तो हम क्या करेंगे, ब्रिटिश जो जो कानून लाएगी, जो भी ऐसे कानून जो हमारे
खिलाफ है, भारतीयों के खिलाफ है, भारतीयों का शोषण करने वाले हैं, हम उन कानूनों को पारित ही नहीं होने देंगे, हम उन कानूनों को रोकेंगे। हम ब्रिटेन की जो यहाँ पर ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका उनसे क्वेश्चन करेंगे, तुम ऐसी पॉलिसीज क्यों बना रहे हो या एग्जीक्यूट कर रहे हो। तो अगर हम यहाँ पर ही चले जाएं तो हम जो इनसे डिमांड करें हम खुद उसी जगह पर जाकर उसको रोक देंगे। ऐसा कहना था इस खेमे का, समझ में आया। और ये लोग इस वाले जो दूसरा वाला ग्रुप था ना, इनको बोल रहे थे कि देखो हमें लगता है कि तुमको अब थोड़ा सा बदलाव लाने की जरूरत है। अभी तक हम केवल इनसे डिमांड कर रहे थे, अब क्यों ना हम उनके साथ बैठकर ही अपनी मनमानी चीजों को लागू करवा सकते हैं, ऐसा इन लीडर्स का कहना था। सभी के समझ में आ गया होगा, आई होप। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। वे लोग जो विधान परिषदों में प्रवेश की वकालत कर रहे थे उन्हें स्वराजी कहा गया। ठीक है, जो लोग बोल रहे थे कि लेजिस्लेटिव असेंबली, चाहे वॉइसरॉय वाली या गवर्नर वाली, उसमें हमें इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए था, ऐसे लोगों को स्वराजी कहा गया था या फिर परिवर्तन समर्थक कहा गया था। तो जब भी अब बोला जाएगा स्वराजी, 1922 के बाद जो हमें दिखाई दिए थे वो कौन थे, जो बोल रहे थे कि हमें थोड़ा सा चेंज लाना चाहिए, हमें लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए था, इनको स्वराजी या फिर परिवर्तन समर्थक कहा गया था कि अब हमें एक नया तरीका अपनाना चाहिए कि क्यों ना हम खुद उनके साथ बैठकर कानून बनाएं। अब दिक्कत क्या थी दूसरे ग्रुप को, जबकि वो लोग जो विधान परिषदों में प्रवेश के पक्षधर नहीं थे तथा स्वराज्यों के प्रस्ताव का विरोध कर रहे थे, उन्हें परिवर्तन विरोधी कहा गया था। परिवर्तन विरोधी क्यों परिवर्तन का विरोध कर रहे थे, उनका कहना था कि देखो अगर तुम ब्रिटिश के साथ ही बैठकर कानून बनाओगे तो तुम उन जैसे ही बन जाओगे, तुम्हारे अंदर पद का लालच आ जाएगा, है ना कहीं तुम उन्हीं के रंग में रंग जाओगे। समझ में आ गया, तो तुम वैसे ही ना बन जाओ, इसलिए हमें उनसे दूर रहना चाहिए, हमें उनके साथ बैठकर कानून बनाने की जरूरत नहीं है, हम दूर रह के अपनी डिमांड करते हैं, मास मूवमेंट चलाते हैं। तो ये जो परिवर्तन विरोधी थे ना, इनका कहना था कि नहीं, विधान परिषदों में बिल्कुल भी प्रवेश नहीं करना चाहिए, इनको परिवर्तन विरोधी कहा गया। और इसमें कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, राजगोपालचारी और अंसारी, ये चारों लीडर्स जो है महत्वपूर्ण नेताओं में थे। तो अब आपसे पूछा जाएगा स्वराजी, तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए, सीआर दास हो गए, मोतीलाल नेहरू हो गए। आपसे पूछा जाएगा परिवर्तन विरोधी, ठीक है, परिवर्तनवादी कौन थे, स्वराजियों को के लिए टर्म यूज करा जा रहा था। और परिवर्तन विरोधी कौन हो गए, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, राजगोपालचारी और अंसारी। इनका कहना था विधान परिषदों का हमको बहिष्कार करना चाहिए, ना कि उसमें जाके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, दिसंबर 1922 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ। आपको बताया 1885 में कांग्रेस बनी, और कांग्रेस बनने के बाद हर साल ही कांग्रेस का एक एनुअल सेशन होता था, है ना, देश के किसी ना किसी भाग में। जनरली ये सेशन कब होता था, दिसंबर के महीने में होता था, क्योंकि उस समय अच्छी खासी छुट्टियां मिलती थी, क्योंकि ब्रिटेन जो है भारत में रूल कर रहा था। और ब्रिटेन जो है वहां पर, या जो भी वो कंट्रीज है वहां पर, आपको पता है कि इस टाइम में बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये वो टाइम पीरियड था जब कांग्रेस के लीडर्स इकट्ठा होते थे, एक एनुअल सेशन होता था। ऐसा ही एनुअल सेशन दिसंबर 1922 में कहां पर हुआ, गया में हुआ। इस अधिवेशन में सीआर दास और मोतीलाल नेहरू, इनका नाम सुनते तुरंत दिमाग में आएगा, अच्छा ये कौन है, ये वही है जो बोल रहे हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में क्यों ना हम पार्टिसिपेट करें। समझ में आया। तो सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने नए कार्यक्रम से संबद्ध एक प्रस्ताव रखा कि हमें लगता है कि अब हमें अपनी स्ट्रेटेजी में चेंज करना चाहिए। और चेंज क्या करना चाहिए, हमें विधान परिषद के चुनाव में भाग लेना चाहिए। और भाग लेने के लिए इन्होंने एक नया कार्यक्रम बनाया, उससे संबंधित एक प्रस्ताव रखा। किंतु कांग्रेस का दूसरा खेमा कौन सा वाला, परिवर्तन विरोधी, जो बोल रहे कि नहीं नहीं आप क्यों बोल रहे हैं विधान परिषद में जाए, तो दूसरे खेमे ने जो परिवर्तन विरोधी था, कौन थे बताइए भाई। अभी हमने देखा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, सी राजगोपालचारी, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स थे। तो ये जो परिवर्तन विरोधी थे, इन्होंने इसका तीव्र विरोध किया, और विरोध करने के कारण जो ये प्रस्ताव लेकर आए थे, ये प्रस्ताव नामंजूर हो गया। तो अब जो बोल रहे थे कि हमें लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए, उसके प्रस्ताव को दूसरे ग्रुप ने मना कर दिया तो ये तनतना गए, ये वहां से निकल जाएंगे। और क्या होगा, इसके बाद से सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने
जो गया अधिवेशन में क्या थे, अध्यक्ष थे, सीआर दास खुद अध्यक्ष थे और ये महामंत्री बने थे मोतीलाल नेहरू जी। इन्होंने अपने अपने पदों से त्याग पत्र दे दिया, इस्तीफा दे दिया, क्योंकि मैक्सिमम जिस तरफ मेजॉरिटी जाएगी प्रस्ताव वैसा ही पास होगा। तो कांग्रेस के ज्यादातर मेंबर्स जो थे उन्होंने सपोर्ट नहीं किया जब इनके प्रस्ताव का कि लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए, तो इन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया कि भाई जब सपोर्ट ही नहीं है तो हमको इस पद पर नहीं होना चाहिए। तथा कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी के गठन की घोषणा कर दी। क्या कि हम एक अलग से पार्टी बनाते हैं जो कांग्रेस का ही हिस्सा होगी, लेकिन उसका ये नाम होगा स्वराज पार्टी। समझ में आ गया। सीआर दास इस पार्टी के अध्यक्ष बने और मोतीलाल नेहरू जो है वो इसके सचिव चुने गए। आपके समझ में आ रहा है चीजें क्या चल रही है। 1922 चौरी चौरा गांधी जी चले गए जेल में। जेल में जाने के बाद कांग्रेस में राष्ट्रवादी के दो ग्रुप, एक बोल रहा है कि चलो लेजिस्लेटिव इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, परिवर्तनवादी बोल रहा है चेंज की जरूरत है, दूसरा स्ट्रेटेजी अपनाते हैं, दूसरा बोल रहा है नहीं जो पहले करते आए थे मूवमेंट खत्म होने पर रचनात्मक कार्य, छुआछूत मिटाते हैं, महिलाओं की स्थिति सुधारते हैं, लोगों को आगे के मूवमेंट के लिए सुदृढ़ करते हैं, ये वो बोल रहे थे परिवर्तन विरोधी। यहां पर हुआ एक एनुअल सेशन जिसमें ये इनका पक्ष जो रखा गया था उसको इन्होंने नामंजूर कर दिया। ये सेपरेट हुए, सेपरेट होकर एक अलग पार्टी बना ली जो कि कांग्रेस से ही जुड़ी हुई थी लेकिन अलग विचारधारा के साथ हमें दिखाई थी। यहां तक बताइए सबको क्लियर है। हाँ जी, ओके आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट यहां पर क्या बोल रहा है, स्वराज्यों का तर्क। अब दोनों की बात सुन लेते हैं। ये हमारे जब हम इस डेप्थ में जाकर पढ़ते हैं ना तो ये हमारे काम का बात है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास एक बहुत अच्छा कंटेंट हो जाता है। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। तो स्वराज्यों का तर्क या फिर परिवर्तनवादी जो परिवर्तन चाह रहे थे उन्होंने क्या बोला, उनका क्या लॉजिक था जब वो ये बात बोल रहे थे कि लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। स्वराज्यों का तर्क था कि विधान परिषदों में प्रवेश से असहयोग आंदोलन और प्रभावी बनेगा। इन्होंने बोला कि देखो अगर हम यहां जाके बैठ जाते हैं इसकी लेजिस्लेटिव असेंबली में, वॉइस और की हम यहां जाके बैठ जाते हैं प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली वॉइस और सॉरी गवर्नर ऑफ स्टेट की, तो ऐसी स्थिति में हम जब यहाँ पर बैठे हुए हैं और आप यहाँ पर कोई भी आंदोलन चलाइए, असहयोग आंदोलन चलाइए, कोई भी मूवमेंट चला रहे तो वो तो और मजबूत होगा ना। मजबूत क्यों होगा, क्योंकि आप जो डिमांड कर रहे हैं उसको फुलफिल करने के लिए हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, है ना, हम यहाँ पर हैं। तो ये यही बोल रहा है। स्वराज्यों का तर्क था कि विधान परिषदों में अगर हम जाते हैं तो इससे आंदोलन और मजबूत बनेगा, इससे संघर्ष के नए द्वार खुलेंगे और जो आप संघर्ष केवल मास के साथ कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल पर कर रहे हैं, ये संघर्ष हम वहां पर भी पहुंचा देंगे। कहां पर, यहां पर जब हम जाकर बैठेंगे इंडियंस तो हम यहां पर भी इनको परेशान कर देंगे। ये जो जो प्रस्ताव लाएंगे हम उनको पारित नहीं होने देंगे, हम इनको मनमाने तरीके से नहीं करेंगे। तो संघर्ष का जो स्तर है वो और बड़ा होगा, ग्राउंड लेवल पर नहीं, आम आदमी की तरह नहीं, बल्कि विधान परिषद में जाकर हम संघर्ष कर सकते हैं, ऐसा इनका कहना था। दूसरा, कांग्रेस के बहिष्कार से जनता पर कांग्रेस का प्रभाव कम हो जाएगा तथा महत्वपूर्ण पदों पर गैर कांग्रेसी व्यक्ति आसीन हो जाएंगे। क्योंकि ये कांग्रेस के लीडर्स थे, सीआर दास, मोतीलाल नेहरू, उनका कहना था कि क्योंकि कांग्रेस बहिष्कार कर रही है, कांग्रेस बोल रही है कि भाई मैं विधान परिषद के चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, तो भाई ऐसी स्थिति में जब इलेक्शन होगा और लोगों के पास वोटिंग राइट है ना, 1919 के एक्ट में जब डायरेक्ट इलेक्शन का प्रोविजन कर दिया तो लोगों वोट तो डालने जाएंगे जिनके पास राइट है। तो वहां पे जब कांग्रेस ही नहीं होंगे तो वो किसी और को देंगे और ये वो मौका होगा जब दूसरे छोटे छोटे ग्रुप्स जो है गैर कांग्रेसी व्यक्ति वो वहां आसीन हो जाएंगे और लोग उनको जब अपना रिप्रेजेंटेटिव मानेंगे तो कहीं ना कहीं लोगों का कांग्रेस से थोड़ा सा मोह भंग हो जाएगा। समझ में आ गया। तो जब हमें ये मौका मिला है और लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं तो हमें लोगों के विश्वास को जीतना होगा, वहां जाकर जीत हासिल करके लोगों के सपोर्ट से उनका पक्ष रखना होगा। ठीक है, जो कांग्रेस को कमजोर बना देगा अगर हम ऐसा करते हैं। इन्होंने बोला स्वराज्यों ने ये सरकार के अवैध कानूनों को वैध बनाने का प्रयास का समर्थन करेंगे। समझ में आ गया। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है विधान परिषदों में प्रवेश का उनका मुख्य लक्ष्य उसे राजनीतिक संघर्ष हेतु मंच के रूप में इस्तेमाल करना है। उन्होंने ये बहुत क्लियरली बोला, किसको, जो परिवर्तन विरोधी थे। देखो आप डरो मत, आप क्यों सोचो कि हम वहां जाके उन जैसे बन जाएंगे और हमको पद का लालच है, बिल्कुल नहीं। उनका कहना था कि हम चाहते हैं कि ये संघर्ष केवल यहां तक ना रहे, वहां तक पहुंचे। तो इसीलिए ये बोल रहे थे कि हम उसको राजनीतिक संघर्ष के लिए एक मंच के रूप में देख रहे हैं। किसे, विधान परिषदों को। वो हमारे लिए एक प्लेटफॉर्म है जहां पर जाकर हम हल्ला करेंगे, भैया ये कानून पास नहीं होगा, इसको हम रोकेंगे, है ना,
हम जहां पर भी है, जितनी भी हमारी मेजॉरिटी होगी उससे हम इसको रोकेंगे जिस लेवल तक हो सकेगा। तो उसको हम एक राजनीतिक संघर्ष के लिए मंच के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। परिवर्तन विरोधियों का तर्क क्या था? जो परिवर्तन विरोधी थे, जिसमें आपने क्या बोलते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का नाम देखा है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हो गए, राजगोपालचारी जी हो गए। तो ये बोल रहे कि उनका क्या तर्क था, उन्होंने क्या लॉजिक दिया। उनका कहना था संसदीय कार्यों में सहभागिता से रचनात्मक कार्य उपेक्षित होंगे। ये बोल रहे हैं कि अगर आप जाके यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठेंगे और कांग्रेस के सारे लीडर्स इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके असेंबली में बैठ गए, तो असेंबली का अपना एक अलग तरीका है, असेंबली का अपना एक अलग रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जब हम सारे लीडर्स वहीं जाके बैठ जाएंगे, तो जो हमारी आज तक स्ट्रेटेजी थी क्या, कि जब भी आंदोलन खत्म होता था तो कांग्रेस के लीडर क्या करते थे, रचनात्मक कार्य करते थे। रचनात्मक कार्य का मतलब है कि आने वाला जो अगला आंदोलन है, ठीक है, अगले आंदोलन की तैयारी, वो आंदोलन कभी भी आ सकता था, ठीक है, अगले आंदोलन की तैयारी या लोगों को इसके लिए तैयार करना। कैसे? तो कांग्रेस के लीडर्स क्या करते थे, गांव-गांव जाते थे, विभिन्न क्षेत्रों में जाके लोगों से कनेक्ट होते थे, उनको बताते कि छुआछूत नहीं करना चाहिए। जब छुआछूत अस्पृश्यता की मनाही करेंगे तो हमारा मतलब आप इनका अधिकार मत छीनिए, है ना, हम सब एक है, इस तरह की बातें की जाएंगी। और उस एक में लोगों के बीच में और एकता आती थी। ये जो ऊंच नीच था ग्राउंड लेवल पर वो कम होता था। स्त्रियों की शिक्षा की बात करते थे, स्त्रियों के अधिकार की बात करते थे, तो स्त्रियां भी क्या करती थी, मूवमेंट में जुड़ जाती थी। उनको अधिकार मिलेंगे, शिक्षा मिलेंगी, तो वो भी एक आंदोलन का हिस्सा बन जाएंगी ना, ठीक है। छात्रों के लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था की बात करते थे, वो आंदोलन में जुड़ते थे, ठीक है। इसके अलावा जो स्वदेशी है उस पर ये जोर देते थे। स्वदेशी पे जोर देना, जैसे कि सूत काटो, ज्यादातर खादी के वस्त्र बनाओ, हमें उसका ही उपयोग करना चाहिए, ये सब ये बोलते थे। तो इससे क्या होता था कि आगे जब भी मूवमेंट होने वाला है उसके लिए लोग बहुत प्रिपेयर होंगे, है ना। लोगों को अवेयर कराना कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में क्या कर रही है, तो इंडिया में क्या कर रही है, किस तरह से आपके अधिकारों को छीन रही है, वो सारी चीजों से लोगों को अवगत कराना, ताकि वो जानकारी के साथ आंदोलन में जुड़े, है ना, रियलिटी के साथ में। तो इनका कहना था परिवर्तन विरोधियों का कि भाई अगर हम इधर जाकर बैठ जा रहे हैं तो इससे क्या होगा, हमारा ये वाला कार्य इफेक्ट होगा और यहां से तो बहुत कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन अगर जो अगले आंदोलन के लिए हमने लोगों को तैयार नहीं करा और हमें मास का सपोर्ट नहीं मिला तो अगला आंदोलन जरूर हमारा कमजोर पड़ जाएगा, ठीक है, ऐसा इनका कहना था। दूसरा, विधायकों के रूप में विधान परिषदों में प्रवेश करने वाले लोग कालांतर में उपनिवेश संविधान के समर्थक बन जाएंगे। बोल रहे कि आप वहां जाकर बैठेंगे, आप उन्हीं के वो जो कानून लेकर आएंगे आप उसी के समर्थक बन रहे हैं। एक तरीके से आप भले विरोध करिए छोटे लेवल पर, जिस भी स्तर पर आपकी वहां पे संख्या होगी आप विरोध करिए, लेकिन फिर भी लास्ट में तो यही है ना कि जो भी वहां से पास होकर निकल रहा है वो यही माना जाएगा ना कि ये विधान सभा से पास हुआ है ना, और विधानसभा में भारतीय भी हैं, यानी भारतीयों ने भी इसको अपना समर्थन दिया है। तो कहीं ना कहीं आप उनके समर्थन या समर्थक के तौर पर दिखाई देने लगेंगे, चाहे आप ना भी हो तब भी आप दिखेंगे, क्योंकि आप वहां पे बैठे हुए हैं, है ना। और अगर आप जैसे मान लो ए पार्टी बी पार्टी है, लोकसभा में इलेक्शन में कोई ए पार्टी मेजॉरिटी में आकर जीत गई, अब मेजॉरिटी के बाद से उस पार्टी के द्वारा कोई भी प्रस्ताव लाया जा रहा है, कुछ ऐसे लीडर्स हो सकते हैं जो खुश नहीं है, वो बोले नहीं भाई ये इस चीज से मैं खुश नहीं हूं, लेकिन फिर भी क्योंकि वो बैठा हुआ है वहां पर उसको पार्टी को अपना समर्थन दिखाना पड़ेगा। तो चाहे आप उसमें सहमत है या नहीं है, माना जाएगा कि आपकी सहमति से ये प्रस्ताव पारित हुआ है, फाइनल बाहर गया है, तो आप इनडायरेक्टली ही जो वहां के कानून है उसके सपोर्टर बन जाएंगे। तो इनका कहना था कि नहीं, अगर आप इस व्यवस्था में जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो हमारा आंदोलन है वो कमजोर पड़ेगा, ठीक है। आगे, विधान परिषदों से बाहर रहकर रचनात्मक कार्यों के माध्यम से जनता को सविनय अवज्ञा आंदोलन के दूसरे दौर के लिए ज्यादा अच्छे से तैयार किया जा सकता है। ये सारे इनके लॉजिक्स थे कि रचनात्मक कार्य पे प्रभाव पड़ेगा, आप वहां चले गए तो आप उनके संविधान के समर्थक बन जाएंगे, और अगर हम बाहर रहते हैं तो हम ज्यादा अच्छे से लोगों को प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि असहयोग आंदोलन के समय ही सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू होने वाला था, है ना, लेकिन उसके पहले ही चौरी चौरा की घटना हो गई। तो इनका प्लान था कि जल्दी सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू होगा, तो वो जो चालू होगा आंदोलन उसके लिए हमें लोगों को प्रिपेयर करना होगा, ठीक है। किंतु विचारों में तीव्र मतभेद होने के कारण आपको दिख रहा है कि दोनों के अलग अलग विचारधाराएं हैं, एक बिल्कुल ही अलग बात कर रहा है, एक बिल्कुल ही अलग बात कर रहा है। तो यहाँ पे वही वाली स्थिति आई जो हमें कब दिखाई दी, 1907 में। आप सभी को पता है 1907 में सूरत स्प्लिट हुआ था, सूरत में कांग्रेस का सेशन हुआ जहां पर एक उदारवादी विचारधारा और एक उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा के खेमे दिखाई दिए, और इसमें क्लैश होने की वजह से क्या हो गया, स्प्लिट हो गया। स्प्लिट होने पे आंदोलन पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा, आने वाले 10 साल तक आंदोलन धीमा पड़ा रहा, है ना। तो ये क्योंकि ऑलरेडी उस समय
वही होता है ना, दूध का जला छाछ भी क्या करता है, फूक फूक के पीता है। तो ऐसा ही कुछ स्थिति था, क्योंकि ऑलरेडी झेल चुके थे। तो यहाँ पर इन्होंने थोड़ी सी समझदारी दिखा दी, किंतु विचारों में तीव्र मतभेद होने के बावजूद भी दोनों पक्ष 1907 के विभाजन की तरह किसी अशुभ घटना से बचना चाहते थे। तो उन्होंने गांधी जी से संपर्क भी बनाए रखा। इस बीच गांधी जी जेल में थे और उनसे ये कॉन्टेक्ट बनाए हुए थे, ठीक है, क्योंकि इनको पता था कि 1907 वाली घटना वापस रिपीट हो सकती है, वापस से विचारधारा में टकराव है तो कांग्रेस बढ़ सकती है, और बटी वहीं पे आंदोलन पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ जाएगा, ठीक है। इन्हीं कारणों से सितंबर 1923 में दोनों पक्षों के मध्य एक समझौता हो गया। अब गांधी जी बहुत ज्यादा समर्थन में नहीं थे कि विधान परिषदों में जाकर बैठा जाए, लेकिन फिर भी इन्होंने सारी चीजों को देखते हुए ओवरऑल मैनेज किया, और मैनेज करके बताया कि ठीक है, स्थिति को ध्यान में रखते हुए, थैंक यू, स्थिति को ध्यान में रखते हुए इन्होंने बोला कि हमें क्या करना चाहिए, अभी फिलहाल के लिए अनुमति दे देते हैं, बस थोड़ा सा इनको अपनी बात भी रख देंगे कि ये कुछ कंडीशंस है, इसको ध्यान में रखते हुए आप जाकर वहां पर इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इन्हीं कारणों से सितंबर 1923 में जो कांग्रेस के दोनों पक्ष थे उनके बीच में समझौता हो गया। इसके तहत स्वराजियों को कांग्रेस के एक समूह के रूप में चुनाव लड़ने की अनुमति दे दी गई कि ठीक है, आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो चुनाव लड़ना चाहता है, सबके लिए ये बाध्यता नहीं रखी गई। आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, कौन, स्वराजी या फिर परिवर्तनवादी, वादी, विरोधी नहीं, वादी। तो स्वराजी या परिवर्तनवादी को कांग्रेस के एक समूह के रूप में चुनाव लड़ने की अनुमति दे दी गई कि जाइए, जाकर आप इलेक्शन लड़ लीजिए, लेकिन कांग्रेस का ही एक पार्ट बनकर आप जाकर चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है। नवंबर 1923 में नवगठित केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा तथा विधान परिषदों के लिए चुनाव आयोजित किए गए। अब इनको अलाउ किया गया, इलेक्शन हुआ। यहां पर बोल रहा है कि नवंबर 1923 में केंद्रीय व्यवस्थापिका यानी जो वॉइसरॉय ऑफ इंडिया था उसकी लेजिस्लेचर के लिए इलेक्शन हुआ, तथा विधान परिषद जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर थे उसके लिए भी इलेक्शन कंडक्ट हुआ। अब इलेक्शन कंडक्ट होगा, इलेक्शन में ये पार्टिसिपेट करेंगे, तो जैसे आज आपने देखा है ना, मैनिफेस्टो जारी किया जाता है, जितने भी चुनावी घोषणा पत्र बोलते हैं, अभी जैसे इलेक्शन होगा रिसेंटली, तो इलेक्शन में आपने देखा होगा कि जो भी कैंडिडेट पार्टिसिपेट करते हैं, ए पार्टी, बी पार्टी, सी पार्टी, सब अपना एक चुनावी घोषणा पत्र तैयार करते हैं। काफी कुछ मिलता जुलता ही होता है, कितना पूरा करते हैं वो तो बात की बात है, लोग भी नहीं इतना ध्यान देते हैं। कुछ लोग होते हैं अवेयर जो उस घोषणा पत्र को लेकर घूमते हैं, और वो बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि वही घोषणा पत्र है जिसे दिखाकर आपने हमारा वोट लिया था, हमारा एक एक वोट बहुत महत्वपूर्ण है, हमने आपको वोट दिया है, उसी घोषणा पत्र के आधार पर जो बाद में फेंक दिया जाता है। तो यहाँ पर जो कांग्रेस के लीडर्स जिनको अलाउ किया गया था इलेक्शन लड़ने के लिए, उन्होंने अपना चुनावी घोषणा पत्र तैयार करा और लोगों को बोलेंगे कि आप अगर हमें वोट देते हैं तो इलेक्शन जीतने के बाद हम इन चीजों पर काम करेंगे। वो चुनावी घोषणा पत्र क्या था? अक्टूबर 1923 में घोषित अपने चुनावी घोषणा पत्र में स्वराजी या परिवर्तनवादी ने साम्राज्यवाद के विरोध को अपना प्रमुख मुद्दा बनाया। उनका मुद्दा ही यही था कि भाई अगर हम जाते हैं तो हम वहां जाकर सिर्फ एक ही काम करेंगे, साम्राज्यवाद का विरोध। यानी यहाँ पर जो बैठे हुए हैं वॉइसरॉय और यहाँ पर जो बैठा हुआ है गवर्नर, इन सब की जो भी करतूतें उन सब का हम क्या करेंगे, विरोध करेंगे, कोशिश करेंगे इंडिपेंडेंस के लिए, कोशिश करेंगे इनको बाहर भगाने के लिए, कोशिश करेंगे आपको आपके अधिकार दिलाने के लिए। तो इन्होंने मुख्य मुद्दा क्या बनाया, साम्राज्यवाद का विरोध, क्योंकि भाई तब यही था ना, आजकल तो नहीं है ना कि भाई कोई और आप पर रूल कर रहा है तो आकर बोलेगा हम भी पार्टी को हटाएंगे आने के बाद, नहीं, वो अभी क्या मुद्दा है, महंगाई थोड़ी कम हो जाए, अच्छे स्तर की शिक्षा मिले, अच्छी गुणवत्ता की स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, बुनियादी ढांचा थोड़ा सा सुदृढ़ हो जाए, है ना, थोड़ा सा रोजगार वृद्धि हो जाए, स्किल डेवलपमेंट हो जाए। तो आजकल लोगों की ये डिमांड होती है। उस समय हमारे लिए सबसे बड़ा ये था कि भाई हम इंडिपेंडेंट हो जाए, तो इन्होंने यही मुद्दा रखा। भारत पर अंग्रेजी हुकूमत का मुख्य लक्ष्य इंग्लैंड के स्वार्थी हितों की पूर्ति करना है। तो इन्होंने बताया क्लियरली कि जो भारत में अंग्रेजी हुकूमत चल रही है, इनका उद्देश्य ही क्या है कि ये भारत में शासन नहीं कर रहे हैं, इनका उद्देश्य है कि ये इंग्लैंड के हितों की पूर्ति कर रहे हैं भारत से, ठीक है। एक होता है भारत में रूल करना, बहुत बार विदेशी आए भारत में रूल करके गए, लेकिन वो उस समय भारतीय बन गए। ये ऐसे थे जो ब्रिटिश थे और अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए भारत पर रूल कर रहे थे। अगर इनको आज जरूरत खत्म हो जाए तो ये आप पे कभी रूल नहीं करेंगे, कभी आपको सभ्य बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, जिसका ये दावा करते हैं कि हम आपको सभ्य बनाने आए हैं। साम्राज्यवादी शासन के तथाकथित सुधारवादी कानून विदेशी हुकूमत शोषण को बल प्रदान करते हैं। इन्होंने बोला कि जो भी साम्राज्यवादी शासन आप पर शासन कर रहे हैं ब्रिटिश, इनके जितने भी कानून है वो क्या है, वो आपका शोषण करें। देखो इनका जो घोषणा पत्र है वो यही तो बताएगा ना कि ये जो आदमी
आदमी खड़ा है जो ब्रिटिश है और ये जो आदमी हम खड़े हैं, हम इंडियंस है, तो इनको क्यों वोट ना दो, हमको क्यों दो? तो इनको वोट दोगे तो ये क्या कर रहे हैं, आपको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। इनको वोट दोगे, जितने भी कानून ला रहे हैं वो भी आपको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, है ना। ये अपने देश के हित की बात कर रहे हैं और अगर हम जीतते क्योंकि हम भारतीय हैं तो हम आपके हित की बात करेंगे, आपको शोषण से बचाएंगे, आपके फेवर में कानून लाएंगे, ठीक है। स्वराजी स्वशासन की राष्ट्रवादियों की मांग को परिषदों में उठाएंगे। उन्होंने ये बोला कि अगर हम जीत जाते हैं तो हम जीतने के बाद से स्वशासन, जो जितने भी नेशनलिस्ट थे, स्वशासन, होम रूल के बारे में आपने पहले भी सुना था, हमने देखा था तिलक, एनी बेसेंट, तो वो बोल रहे कि हम स्वशासन की डिमांड को वहां पर उठाएंगे कि भाई हमें खुद रूल करने दिया जाए इंडिया में, एक डोमिनियन स्टेटस के रूप में। डोमिनियन स्टेटस क्या है मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूं। यदि सरकार ने उनकी मांगे नामंजूर कर दी तो वे संयुक्त प्रयासों से परिषदों की कार्य संचालन की प्रक्रिया को अवरुद्ध कर देंगे, जैसे आज भी होता है। अब आजकल क्या है कि थोड़ा सा ज्यादा अगर मेजोरिटी में तो बहुत अवरुद्ध नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी होता है ना कि अगर सेशन चल रहा है, पार्लियामेंट हो गया या स्टेट लेजिस्लेचर का हो गया, तो वहां से जो बाकी मेंबर्स होते हैं, चाहे हम बात करें सांसद की, चाहे हम बात करें विधायकों की, वो चले जाते हैं उठकर, या फिर खूब जोर जोर से डेस्क बजाने लगते हैं या फिर हल्ला करने लगते हैं। तो आजकल थोड़ा सा ज्यादा एथिकल हो गया हल्ला वल्ला मचाना, मतलब इतना गंदा नहीं, लेकिन पहले तो ऐसे जूते चप्पल दूसरे दूसरे असेंबलीज में चल जाते थे। तो यहाँ पर यही है कि अगर वो हमारी डिमांड नहीं मानते, जो हम बोल रहे हैं आपको देने के लिए नहीं मानते, तो हम वहां पर उनका जो भी कार्य संचालन है उसको रोक देंगे, काम ही नहीं करने देंगे उनको। इस प्रकार से विधान परिषदों को सरकार की दुर्भावना को उजागर करने हेतु एक उपयुक्त मंच के रूप में हम प्रयुक्त करेंगे। वो हमारे लिए एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। गांधी जी का क्या स्टेटस था, गांधी जी क्या बोल रहे थे, थोड़ा सा हम यहाँ पर देखेंगे। यहां तक बताइए, सबको क्लियर है? ओके, गांधी जी यहाँ पर क्या बोलते हैं? गांधी जी का रुख था फरवरी 1924 में धीरे धीरे उन्होंने स्वराजियों के साथ एकता स्थापित करनी शुरू कर दी। स्वराजी परिवर्तनवादी असेंबली के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। कौन है? CR दास, मोतीलाल नेहरू। दिमाग में ये सारा कनेक्ट होना चाहिए। अब तो बोल रहे कि गांधी जी का क्या रुख था। गांधी जी बाद में बोलेंगे धीरे धीरे, इनिशियली नहीं। आगे देखते हैं, 1924 आ गया ना, 23 में इलेक्शन अनाउंसमेंट हुआ था, 1924 में धीरे धीरे उन्होंने स्वराजियों के साथ में एकता स्थापित करनी शुरू कर दी। अब ऐसा क्या था, क्यों गांधी जी एकदम से उनकी तरफ में टिल्ट होने लग जाएंगे? कोई तो रीजन होगा। बोल रहे 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे। पहला, उन्होंने महसूस किया कि विधान परिषदों में हिस्सेदारी प्रारंभ हो जाने के पश्चात इससे पीछे हटना या इसका विरोध करना गलत होगा, क्योंकि इससे सरकार तथा जनता दोनों के मध्य गलत संदेश जाएगा। इनको लगा कि भाई एक बार जब हमारे लोग जा चुके हैं और यहाँ पर अनाउंसमेंट हो चुकी है, चीजें हो चुकी हैं, तो अब जाके जब आगे बोल देख रहे हैं हम, जब गांधी जी एक्टिव होंगे, तो उन्हें लगा कि भाई अब जाके अगर हम इनका विरोध करें या इनको बोले कि आप निकल आओ यहाँ से विधान परिषदों से, वो सही नहीं था, सही नहीं होगा, क्योंकि लोगों ने बहुत विश्वास से आपको वोट डाला है, लोग बहुत विश्वास कर रहे हैं आप पर। तो अभी सही नहीं है, अभी वो जा रहे हैं, उनको जाने देना सही है, वहां पर उनको काम करना है तो करने देना सही है। पहली चीज कि जो गलत मैसेज जाए वो ना जाए, है ना, लोगों पे गलत इंप्रेशन ना पड़े, है ना, सरकार पर गलत इंप्रेशन ना जाए। क्या सरकार पे गलत इंप्रेशन? क्या सरकार को पता लग जाएगा अच्छा अंदर फूड चल रहा है 1907 टाइप का, वो नहीं होना चाहिए। दूसरा, नवंबर 1923 को संपन्न हुए चुनाव में स्वराजियों को उल्लेखनीय सफलता मिली। जो स्वराजी थे, क्योंकि उनको पता था कि इतना सारा मास हमको ऑलरेडी मूवमेंट में सपोर्ट कर रहा है और यही वोट डालेंगे, अगर हम इलेक्शन में खड़े हो जाते तो हम जीत जाएंगे ना। तो ये जो 1923 में चुनाव हुआ, इसमें स्वराजी या परिवर्तनवादी को बहुत अच्छी सफलता मिली। अच्छी अच्छी सीट से जीत रहे हैं, सॉरी अच्छे नंबर ऑफ सीट से जीत रहे हैं, बहुत सारे क्षेत्रों में ये जीत रहे हैं। मैंने बहुत ज्यादा यहाँ पे डिटेल नहीं लिखा, उतना फैक्ट का कोई मतलब नहीं है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, बुक में मिल जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने फैक्ट लिखा है। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी वो जो वॉइसरॉय वॉली जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की 101 निर्वाचित सीटों में से उन्हें 42 में सफलता प्राप्त हुई। आप इमेजिन कर सकते हैं क्या बोल रहा है ये, कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, कानून बनाने वाली परिषद में अगर 101 लोगों की सीट थी तो 42 कौन जीत कर आए हैं? कांग्रेस के स्वराजी जीत कर आए हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है ना। अब 42 लोग हैं तो उनके पास में बहुत ज्यादा पावर होगी। वहां पे कानून में कोई भी प्रस्ताव लाया जा रहा है कानून बनाने के लिए, तो उसमें इनका वोट बहुत वैल्यूएबल है। 42 वोट्स है इनके पास में, है ना। तो ये, इससे इन्हें बहुत बड़ा बहुमत मिल गया। इसके अलावा बोल रहे हैं मध्य प्रांत में इनको मेजोरिटी मिली। मध्य प्रांत ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर
मेजॉरिटी में चले गए, मतलब यहाँ पर देखो ना 101 में से 42, ये थोड़ा कम है। मेजॉरिटी किसी भी बिल पर रोकने के लिए मेजॉरिटी की जरूरत होती है। तो बोल रहे कि मध्य प्रांत में तो मेजॉरिटी में चले गए, बंगाल में सबसे बड़े दल के रूप में उभरे, उत्तर प्रदेश और बंबई में भी इन्हें अच्छी सफलता मिली। तो जगह जगह पे कहीं मेजॉरिटी में जा रहे हैं, कहीं ज्यादा नंबर ऑफ सीट से ये जीत रहे हैं, यानी इन्होंने हर जगह परिषदों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी। ठीक है, अक्टूबर 1924, अब बोल रहे गांधी जी क्यों झुक रहे हैं, एक तो कि गलत मैसेज ना जाए, दूसरा इनको सफलता भी अच्छी खासी मिल गई, तीसरा अक्टूबर 1924 में अनेक स्वराजी और कांग्रेसी नेता गिरफ्तार कर लिए गए। आगे देखते हैं। तथा उन्हें प्रताड़ित किया गया। इनमें सुभाष चंद्र बोस, अनिल बरन राय, एससी मित्र इत्यादि प्रमुख थे। तो ये देख रहे कि ब्रिटिश जो है वो स्वराजियों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। अगर स्वराजी जाकर असेंबली में पार्टिसिपेट करे, उसके बाद भी ब्रिटिश उन स्वराजियों को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि असेंबली में आ गए हैं, अब ये हमें रोकेंगे। जगह जगह स्वराज्यों को टारगेट किया जा रहा है। तो जब स्वराज्य को टारगेट किया जा रहा है, तो जो परिवर्तन विरोधी हैं वो लोग क्या कि ये तो हमारा ही आदमी है ना, तुम इसको टारगेट करे तो हम इसको और सपोर्ट करेंगे, तो और ज्यादा सपोर्ट में आ जाएंगे। यहाँ पर यही बोल रहा है कि इससे सुभाष चंद्र बोस, अनिल बरन राय, एससी मित्र, ये सब जब इनको अरेस्ट किया जा रहा था, सरकार की दमनकारी नीतियों से गांधी जी असंतुष्ट हो गए और उन्होंने स्वराज्यों के साथ एकता दर्शाने का निर्णय लिया कि भाई हम क्यों पीछे हटे, हम इनको सपोर्ट पूरी तरह से करेंगे। ठीक है, तो ये था पूरा एक स्टोरी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है। नेक्स्ट बोल रहा है विधानमंडल में स्वराज्यों की गतिविधियां। विधानमंडल में क्या क्या एक्टिविटी थी, अब ये विधानमंडल पहुंच चुके हैं, कौन, स्वराजी, इलेक्शन जीत कर, परिवर्तनवादी। 1924 के अंत तक सांप्रदायिक दंगे, सांप्रदायिकता, उत्तरदायित्व या प्रतिरोध के मुद्दे पे स्वराज्यों की स्थिति काफी कमजोर हो चुकी थी। बोल रहा है कि कुछ कुछ जगह पर हम देख रहे हैं ना कि 1923 में इनको अच्छी सफलता मिली, लेकिन कुछ कुछ जगह ऐसी थी जहां पर ये थोड़े से वीक हो रहे थे। कैसे, सांप्रदायिकता यानी धर्म के मुद्दे को लेकर थोड़ा सा इनका जो है कमजोरी दिखाई दे रहा था। तो इनिशियली तो बहुत अच्छी सफलता मिली, लेकिन आगे देखते हैं कि स्वराजी उस चीज को मेंटेन नहीं कर पाए। जितनी इनको सफलता मिली, जितने नंबर ऑफ सीट्स इनको मिले, उस पर वो एक मत नहीं रह पाए। सांप्रदायिकता घर कर गई, यानी कि धर्म वाली स्थिति है ना, धार्मिक जो होता है एक थोड़ा सा धार्मिक रूप से भेदभाव वाली स्थिति या सांप्रदायिकता, वो यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है, उसने इसको काफी कमजोर किया। दूसरा, 16 जून 1925 को सीआर दास की मृत्यु हो गई। अब सीआर दास वही थे, सीआर दास हमने पढ़ा, मोतीलाल नेहरू, दो लोग जो कि इस स्वराजी विचारधारा को आगे बढ़ा रहे थे, या जिनको परिवर्तनवादी कहा गया। ये दो इंपॉर्टेंट लीडर थे, जिसमें से सीआर दास की मृत्यु हो गई। अब जो मेन लीडर की अगर मृत्यु हो गई, तो और ज्यादा कहीं ना कहीं वो स्प्लिट जैसी सिचुएशन हो जाएगी। तो वो एक बहुत बड़ी घटना थी सीआर दास जी की मृत्यु के बाद, जब जो परिवर्तनवादी थे ना, उनकी स्थिति थोड़ी सी कमजोर हो गई विचारधारा के स्तर पर। स्वराजियों के खेमे में उत्तरदायित्व की अवधारणा के समर्थक कुछ नेता जैसे लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय, एनसी केलकर ने सरकार के साथ समर्थन तथा हिंदू हितों की रक्षा के लिए सत्ता में यथासंभव भागीदारी की वकालत की। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझिए ये क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि कुछ स्वराजी, जो स्वराजी थे ना, इनमें भी दो ग्रुप दिखाई देंगे। एक तो ऐसा ग्रुप जो बोल रहा है कि उत्तरदायित्व की अवधारणा मतलब रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। उत्तरदायित्व का मतलब है कि अगर आपको वोट डाला है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करिए। तो स्वराजी के खेमे में उत्तरदायित्व की अवधारणा के समर्थक, इनका कहना था कि उत्तरदायित्व का सिद्धांत लाना चाहिए। ठीक है, इनमें कौन कौन से लीडर थे, लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय, एनसी केलकर, इन्होंने सरकार के साथ समर्थन किया तथा हिंदू हितों की रक्षा के लिए सत्ता में यथासंभव भागीदारी की वकालत की। उन्होंने मोतीलाल नेहरू जैसे अप्रतिक्रियावादियों पर आरोप लगाया कि वे मांसाहारी और हिंदू हितों के विरोधी हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो कि स्वराज्यों में भी धार्मिक तत्व आ रहा है। एक खेमा जो बोल रहा है कि हमको उत्तरदायित्व का सिद्धांत लाना चाहिए, कि भाई अगर आपको लोगों ने वोट दिया है तो आप पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाइए। अगर कोई भी गलत तरीके से कानून बनाया जा रहा है तो वहां पर रिस्पॉन्सिबल होंगे वो बाकी लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स जो हैं उनके प्रति, और
कहीं ना कहीं उनको हटाया जा सकता है या उनसे क्वेश्चन किया जा सकता है, इस तरह की बातें यहाँ पर उठते हुए नजर आएंगी। लेकिन यहाँ पे एक धार्मिक तत्व नजर आ रहा है। स्वराजी का जो एक ग्रुप है ना, ये बोल रहा है कि भाई हिंदू हित की रक्षा करना है, और ये दूसरे ग्रुप पर आरोप लगा रहा है, मोतीलाल नेहरू वाले ग्रुप पर, कि भाई आप मांसाहार हो और आप हिंदू हितों के विरोधी है। इसके पश्चात लाला लाजपत राय और मदन मोहन मालवीय ने स्वराज पार्टी छोड़ दिया। अब इन दोनों के बीच में थोड़ा सा मतभेद हुआ। ये दो ग्रुप्स थे, एक हिंदू धर्म के समर्थन की बात कर रहा है और वो दूसरे पे आरोप लगा रहा है कि जो भी तुम्हारी स्ट्रेटेजी है ना, ये सारी स्ट्रेटेजी हिंदू धर्म के विरोधी है, और विरोधी होने की वजह से इन्होंने बोल दिया कि हम तुम्हारे इस पार्टी वार्टी में नहीं रहेंगे, हम जा रहे हैं यहाँ से इस्तीफा देके। समझ में आ गया कौन थे इस्तीफा देने वाले? तो लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय, ये लोग थे। तदुपरांत पार्टी को और अधिक टूट से बचाने, संसदीय भ्रष्टाचार को रोकने और कार्यकर्ताओं को और अधिक निराशा से बचाने के लिए पार्टी के मुख्य नेतृत्व ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति पुनः अपनी आस्था व्यक्त की तथा मार्च 1926 से विधानमंडल में भाग न लेने का फैसला किया। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा समझना कि ये जो स्वराजी पार्टी टूट रही थी या ये जो परिवर्तनवादी थे, इनमें आपस में जो वैचारिक मतभेद आ रहा था, और इस मतभेद के आने से दो लोग यहाँ से इस्तीफा देकर जा रहे हैं। ठीक है, अब जब ये इस्तीफा देकर गए तो बाकी जो दूसरी विचारधारा के लोग हैं उन्हें दिखाई दे रहा था कि गड़बड़ हो सकता है मामला। अब मामला गड़बड़ ना हो तो उन्होंने बोला कि देखो, जिस सोच के साथ हम आए थे हम उसी सोच को लिए हुए, हम सविनय अवज्ञा आंदोलन को जल्द ही प्रारंभ करेंगे, उसमें हम अपनी भूमिका निभाएंगे। क्योंकि दूसरी विचारधारा वाले बोल रहे कि देखो, हमारा मुद्दा यहाँ आना कुछ और था, लेकिन अब जो चीजें चल रही वो कुछ और चल रही हैं। ठीक है, तो उन्होंने बोला, जब वो लोग इस्तीफा देकर गए तो जो दूसरा ग्रुप था उन्होंने देखा कि भाई अब ऐसा हो सकता है कि चीजें और वर्स्ट हो जाए, वो ना हो, इसके लिए इन्होंने पहले बताया कि हम सविनय अवज्ञा आंदोलन को पूरी निष्ठा से सपोर्ट करेंगे। दूसरा, हम अगले विधानमंडल के चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। 1926 के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने से इन लोगों ने मना कर दिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी ओर स्वराज पार्टी के दूसरे खेमे ने नवंबर 1926 के चुनाव का समर्थन किया तथा इसमें भाग लेने का फैसला किया। ठीक है, तो जो मुख्य नेतृत्वकर्ता थे उन्होंने तो बोल दिया कि भाई हमको क्या करना चाहिए, 1926 के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग थे, स्वराज्य पार्टी का ही दूसरा ग्रुप था, उसने नवंबर 26 के चुनाव का समर्थन किया, इसमें भाग लेने का फैसला किया। किंतु दुर्बलता के कारण इन चुनाव में पार्टी कोई महत्वपूर्ण प्रदर्शन नहीं कर पाई और अंततः 1930 के लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में पारित प्रस्ताव सविनय अवज्ञा आंदोलन के छिड़ने के कारण स्वराजियों ने विधानमंडल का दामन छोड़ दिया। अब देखो, ये जो स्वराजी जिस जोश से गए थे नवंबर 1923 में, इन्होंने जाके किया क्या, बस आपको यही स्टोरी बता रहा है। तो ये बोल रहा है कि नवंबर 1923 में इन्हें अच्छा बहुमत मिला, अच्छे बहुमत के साथ गए, लेकिन आगे जाके इन स्वराजियों में ही दो हमें ग्रुप्स दिखाई दिए और ये आपस में ही वैचारिक मतभेद के शिकार हो गए। इनमें धार्मिक तत्व, सांप्रदायिक तत्व घर करने लगे। उन सांप्रदायिक तत्वों के कारण इनमें टूट जैसी स्थिति बनी गई। धार्मिक तत्व मतलब हिंदू धर्म के कोई सपोर्टर, कोई बोल रहा है तुम इसके विरोधी, इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। उसी बीच सीआर दास जी की मृत्यु हो गई तो ये स्थिति और गंभीर हो गई। ठीक है, जब एक ग्रुप निकलना चाह रहा है कि भाई हम तुम्हारे साथ नहीं है, हम जिस उद्देश्य से आए थे तुम उस उद्देश्य को भूल रहे हो, तो इसी में से इसी स्वराज पार्टी के जो इंपॉर्टेंट लीडर्स थे उन्होंने बोला कि हमें इनकी बात माननी चाहिए और हम सविनय अवज्ञा को पार्टिसिपेट करेंगे। 1926 के इलेक्शन को हम नहीं 1926 के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे थे इस ग्रुप में, कुछ ऐसे लोग थे जिनका कहना था नहीं हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, और उन्होंने चुनाव में भाग भी लिया। 1926 का चुनाव में जब इन्होंने भाग लिया तो अब आप देख रहे हो कितनी बिखराव की स्थिति है। ऐसी स्थिति में क्या ये इलेक्शन जीतना इनके लिए संभव था? नहीं। तो जैसा प्रदर्शन इन्होंने 1923 में किया वैसा चुनावी प्रदर्शन इनका 1926 में नहीं था। और 1926 में जब इलेक्शन हो रहा है तो वहां पर महत्वपूर्ण प्रदर्शन हुआ नहीं। फिर आगे आप देखते हैं 1927 में साइमन कमीशन बना। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ा जा रहा है 1928 में। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन एक तरफ छेड़ा जा रहा है, 1930 में हम देख रहे हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन आगे छेड़ा जा रहा है। और लाहौर सेशन हो रहा है 1929 में, जिसमें बोला गया था 26 जनवरी 1930 को हम एज इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। तो ये सारी जो गतिविधियां चल रही थी उस बीच ये वाला ग्रुप अपने आप को थोड़ा कमजोर पा रहा था। तो बाद में फिर इन्होंने
विधानमंडल का दामन छोड़ दिया, ये भी विधानमंडल से हट जाते हैं और हट कर ये इसी नेशनल मूवमेंट में सविनय अवज्ञा आंदोलन में पार्टिसिपेट कर पाते हैं। ठीक है, चलो स्वराज्यों की उपलब्धियां। अब आपने ये तो देखा 1923 नवंबर में ये एंट्री कर रहे हैं, एंट्री करने के बाद से थोड़ा सा इनकी कमजोरी रही, सांप्रदायिक तत्व जो है वो इनमें मुख्य रूप से नजर आ रहे हैं, वैचारिक मतभेद नजर आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा टकराव की स्थिति की वजह से कमजोर हो गए। लेकिन क्या इन्होंने कुछ किया या नहीं किया, इनकी क्या कोई उपलब्धि नहीं रही? तो यहाँ पर यही बता रहा है राइटर, स्वराज्यों की उपलब्धियां। इनकी उपलब्धि क्या थी? स्वराज्यों ने कई बार सरकार के विरुद्ध मतदान किया, बहुत बार, क्योंकि इनके पास में मेजोरिटी थी किसी किसी जगह पर, जैसे संयुक्त प्रांत वाला रीजन हो गया, बंगाल वाले क्षेत्र हो गया। इवन हम देखते हैं कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में भी 42 सीट्स थी। तो जगह जगह पे सरकार के विरुद्ध मतदान किया, यहाँ तक कि उन्होंने बजट संबंधी मांगों पर भी सरकार के विरुद्ध मतदान किया तथा स्थगन प्रस्ताव पारित किया। देखो, एक होता है कुछ बदलाव ला पाना और एक होता है कि बदलाव ना भी ला पाए तो भी कहीं ना कहीं परेशान कर देना। तो स्वराज्यों की यही स्थिति थी कि ये जो वहां जाकर बैठे थे, जैसे आज भी होता है कि हमारी जो एग्जीक्यूटिव है वो सेंटर लेवल पर बजट लेकर आती है, तो जब बजट लाया जाता है तो उस बजट को जो पूरी की पूरी हमारी लेजिस्लेचर है, सेंट्रल लेवल पे पार्लियामेंट, उसमें डिस्कशन होता है, फिर वोट्स होते हैं। तो इनिशियली एक दो पॉइंट पर डिस्कशन होता है, बाद में तो इतना टाइम नहीं रहता है, तो फट 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 वोट डाल के पारित कर दिया जाता है। तो अभी यहाँ पर क्या था कि बजट संबंधी मांग जो सरकार लेकर आ रही है, वॉइस उसकी एग्जीक्यूटिव लेकर आ रही है, उस पर ये क्वेश्चन कर देते थे, उस पर स्थगन प्रस्ताव पारित कर देते थे। तो ये था इनका इंपॉर्टेंट रोल कि ये वहां पर थोड़ी सी रुकावट डाल रहे थे। स्वशासन कि हमें खुद रूल करना है, नागरिक स्वतंत्रता, लोगों को उनके राइट्स मिलने चाहिए, औद्योगिकरण, भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रोटेक्ट करा जाए, इसके समर्थन में उन्होंने सशक्त भाषण दिए। कहां पर? असेंबलीज में स्पीच दे रहे हैं। 1925 में विट्ठल भाई पटेल सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष चुने गए, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। ठीक है, 1928 में सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक पर सरकार की पराजय स्वराज्यों की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। मतलब ये जो बिल लाया गया था, इसमें किस तरह से सरकार के अगेंस्ट वोट डाला, मतलब उनके विपक्ष में वोट डाला और ये मेजॉरिटी भी ले गए। ठीक है, स्वराज्यों की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। इस विधेयक में यह प्रावधान था कि सरकार अवांछित और विध्वंसकारी चरित्र वाले विदेशियों को देश से निर्वासित कर सकती है। अब ये जो टर्म यूज करती थी ना सरकार, ऐसे कोई कानून ला करे, बोली कि हम क्या बोलते हैं, पब्लिक सेफ्टी बिल ला रहे हैं, और इस पब्लिक सेफ्टी बिल में हमें कोई भी ऐसा अराजक तत्व भारत में दिखाई दिया जो हमें लगेगा कि इसका विध्वंसकारी चरित्र है, ये कुछ गलत यहाँ पर कर सकता है, तो हम ऐसे विदेशियों को देश से निर्वासित कर सकते हैं, बाहर देश निकाला दे सकते हैं। इसका मुख्य कारण था तात्कालिक समय में समाजवाद और साम्यवाद की तेजी से प्रचार प्रसार की भावना को रोकना, कि कोई भी इस तरह से समाजवादी विचारधारा जो हमें रशिया में दिखाई दे रही है, उस विचारधारा के लोगों का अगर इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रहा है तो ये बोलेंगे कि ये ऐसे विदेशी हैं जो क्या है, विध्वंसकारी चरित्र वाले हैं, और इसको हम उठा के बाहर कर देंगे। क्योंकि क्या है विध्वंसकारी चरित्र, वो तो कौन डिसाइड करेगा, यहाँ तो कुछ डिफाइन नहीं किया गया, कैसे डिफाइन करेंगे, ये कोई टर्म ही नहीं है जिसको डिफाइन कर सके। तो यहाँ पर इसको आधार बनाते हुए पब्लिक सेफ्टी एक्ट बना दे अगर इसे, और इसको आधार बनाते हुए उनको देश से बाहर कर सकते हैं। तो इसका विरोध किया गया और विरोध करके इसको पारित नहीं होने दिया गया, जो अपने आप में स्वराज्यों की एक बहुत बड़ी सफलता थी। स्वराज्यों की गतिविधियों ने ऐसे समय में राजनीतिक निर्वात को भर दिया जबकि राष्ट्रीय आंदोलन धीरे धीरे अपनी सामर्थ्यता खोती जाता है। देखो, ये बहुत बड़ी चीज होती है कि पॉलिटिकली वैक्यूम वाली सिचुएशन ना हो। जैसे कि हमने देखा था कि 1907 में जब कांग्रेस स्प्लिट हुआ था, तो उस समय किसने मोर्चा संभाला था? उस समय हमें दिखाई देते कौन? क्रांतिकारी, जिसे हमने बोला था रिवॉल्यूशनरीज का फर्स्ट फेज है ना, क्रांतिकारियों का पहला चरण। तो पहले चरण में जो क्रांतिकारी एक्टिव थे, उन्होंने पूरा 1907 से 1919 तक अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इवन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वो लगे हुए थे जर्मनी के साथ डील करने में कि भाई कैसे ब्रिटिश के खिलाफ हमें एक्शन लेना चाहिए, क्या क्या पॉलिसीज बनानी चाहिए, वो सब वो उधर कर रहे थे। ठीक है, तो रिवॉल्यूशनरीज ने इस टाइम पीरियड में, जब कोई बड़ा नेशनल मूवमेंट या पॉलिटिकली एक्टिव चीजें नहीं दिखाई देती, उस समय उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, उस वैक्यूम को फिल किया। ऐसा ही यहाँ पर हमें 1922 से 28 तक कौन करते हुए दिखाई देते? स्वराज्य करते हुए दिखाई देते हैं। जब चौरी चौरा घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस लिया और आगे सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू होगा, उसके बीच में
सरकार से लगातार टक्कर कौन ले रहे थे? यही ले रहे थे। तो उस समय जब नेशनल मूवमेंट अपना सामर्थ्य खो चुका था, उस बीच में इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। उस राजनीतिक निर्वात को इनके द्वारा भरा गया, ठीक है। उन्होंने मॉन्टेक चेम्सफोर्ड सुधारों का खोखलापन उजागर किया। बैठे हुए लेजिस्लेचर में मॉन्टेक चेम्सफोर्ड सुधार आया, इतना बड़ा सारा का सारा कानून लिखकर भेज दिया। देखने में, बाहर पढ़ने में आप भी पढ़ोगे, बाहर से बहुत खूबसूरत लगेगा, अच्छा भारतीयों को बहुत अधिकार मिल गए। रियलिटी में जाओगे तो उतने राइट्स थे ही नहीं, बेवकूफ बनाया जा रहा था। तो वो इन्होंने, पढ़े लिखे लोग थे, वकील इसमें कई सारे थे, उन्होंने बताया लेजिस्लेचर में जाके ये क्या कर रहे हो आप, है ना। उन्होंने विधानमंडल में सरकार की भेदभावपूर्ण नीतियों के विरुद्ध जोरदार प्रदर्शन किया तथा उपयुक्त मंच के रूप में इसका उपयोग किया कि ये जो भी डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं इंडियंस के बीच में, ब्रिटिश के बीच में क्या क्या कर रहे हैं, इनको अच्छी जानकारी थी, ये उसको खुलकर सामने रख रहे थे। और उस समय ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट जवाब देने लायक नहीं थी। स्वराज्यों की कमजोरियां क्या थी, क्यों ये उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए जिस तरह से इनको लोगों ने ट्रस्ट किया या फिर वोट डाला था। स्वराज्य विधानमंडल के भीतर अपने जुझारू संघर्ष और विधानमंडल के बाहर राजनीतिक संघर्ष के मध्य समन्वय नहीं स्थापित कर पाए। विधानमंडल के अंदर तो ये पूरा संघर्ष स्थापित कर रहे हैं, देख रहे हैं हम कि बड़े लेवल पर सरकार से टक्कर ले रहे हैं कानूनी रूप से, है ना, लेकिन बाहर जाकर पॉलिटिकली वो जो संघर्ष है ना, वो इनका उसमें कनेक्ट नहीं कर पाए कि वहां पर जो कर रहे हैं और बाहर राजनीतिक रूप से जो विचारधाराओं में टकराव हो रहा है उनको जोड़ नहीं पा रहे हैं। समझ में आ रहा है, वो इनका बहुत बड़ा वीकनेस हुआ। वे अपने सहयोगी घटकों का भी हमेशा और हर अवसर पर साथ नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। देख रहे हो, स्वराजी में ही अलग अलग खेमे बन रहे हैं, मतलब उनसे ही उनके टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जा रही है। और इस टकराववादी विचारधारा के कारण धीरे धीरे ये अपना महत्व खोते जाएंगे। जो पहली बार लोगों ने इन पर भरोसा किया वो आगे थोड़ा सा नहीं दिखाई देगा। वे विधानमंडल की शक्ति और विशेषाधिकार का पूर्ण उपयोग करने में असफल रहे। बंगाल में बहुसंख्यक स्वराज्यों ने जमींदारों के विरुद्ध काश्तकारों की मांगों का समर्थन नहीं किया। इससे काश्तकार बहुसंख्यक मुसलमान नाराज हो गए। अब देखो, आप ये देख रहे हो कि ये लेजिस्लेचर में जाकर बैठे हैं। अब ये भाई ज्यादातर जो आम जनता है वो कौन है? किसान है ना। बंगाल में ज्यादातर जो काश्तकार थे वो मुसलमान कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। अब ये जो बंगाल के काश्तकार थे वो ये चाहते थे कि जो जमींदार है, ज्यादातर जो हिंदू थे, वो धर्म वाइज नहीं, वो ये चाहते थे कि जमींदार जो हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो या कोई भी हो, उनके खिलाफ प्रस्ताव लाया जाए जिसमें हमारी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, है ना। ये उस प्रस्ताव पर काम नहीं करे। जब काम नहीं करोगे तो अगली बार वोट पड़ेगा तो बोलेंगे देखो इन्होंने तो हमारे फेवर में कुछ किया नहीं, तो वो थोड़ा सा हट जाएंगे, मोह भंग हो जाएगा। वो सब इनकी कमजोरी थी कि जो ग्राउंड लेवल पर लोग थे जिन्होंने पहली बार भरोसा दिखाया उसको ये फुलफिल नहीं कर पाए। दूसरा, जो अपने ही लोग थे जो इनके साथ थे उनमें भी टकराव की स्थिति उत्पन्न हो पाई। वे पार्टी में घुसपैठ कर रहे सांप्रदायिक तत्वों को रोकने में असफल रहे। देख रहे हो कैसे हिंदूवादी या इस तरह के टर्म यूज किए जा रहे हैं कि आप हिंदू विरोधी हैं। तो वो भावना कहां से आई? कौन सा वो पॉइंट था जहां से ये क्लिक किया कुछ लीडर्स को, उसको ये संतुष्ट नहीं कर पाए। अब होता है ना कि भाई आपका पार्टनर है, दिक्कत है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप उससे डिस्कस करिए, और जहां पर भी उसको मानसिक रूप से तकलीफ है आप उसको सॉल्यूशन दीजिए, है ना। यही आपका रोल होता है ना हर लेवल पर लाइफ में। तो यहाँ पर वो उसको फुलफिल नहीं कर पाए, तो वो सामने वाले का डाउट था, वो बहुत बड़ा शंका में कन्वर्ट हुआ। फिर उसके बाद से वो सेपरेट हो जाते, इस्तीफा देने की नौबत आ गई। परिवर्तन विरोधियों के रचनात्मक कार्य, तो यहाँ पर अभी तक हमने पूरा डिस्कस करा क्या कि जो स्वराजी थे इनके क्या काम चल रहे थे, पॉजिटिव इंपैक्ट क्या था, नेगेटिव इंपैक्ट क्या था, कमजोरी क्या थी, और इनकी स्थिति कैसी थी। तो 1923 नवंबर में अच्छी स्थिति थी, धीरे धीरे ये कमजोर होते गए। क्यों होते गए वो हमने डिस्कस कर लिया। अब एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं। परिवर्तन विरोधी जो एक अलग ग्रुप है कांग्रेस का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जो कि इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, ये क्या काम कर रहा था? ये रचनात्मक काम कर रहा था, यानी कि नए इलेक्शन के लिए लोगों को प्रिपेयर कर रहा था। जिस समय स्वराजी विधान मंडलों में साम्राज्यवादी शासन का प्रतिरोध करने में व्यस्त थे, उसी समय परिवर्तन विरोधियों ने भी देश में अनेक महत्वपूर्ण रचनात्मक काम किया। ये वहां काम कर रहे हैं स्वराजी, कहां पर? लेजिस्लेचर में। वही ग्राउंड लेवल पर कौन काम कर रहे हैं? परिवर्तन विरोधी। क्या बोल रहे हैं? देश भर में सैकड़ों खादी आश्रमों की स्थापना की गई। इन जो परिवर्तन विरोधी थे ये जगह जगह जाकर लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में खादी आश्रम स्थापित कर रहे हैं, जहां पर लोग जो है वो चरखा से सूत काट रहे हैं, खादी के वस्त्र बना रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उन वस्त्रों के प्रयोग की बात की जा रही है, उन तक पहुंचाया जा रहा है, ये सारी चीजें। तो बहुत सारे खादी आश्रमों की स्थापना की गई। यहाँ युवा पुरुष महिलाओं ने आदिवासियों, पिछड़ी जाति के लोगों के साथ मिलकर कताई बुनाई का प्रशिक्षण लिया, चरखा और खादी को लोकप्रिय बनाने का काम किया। तो वो जो एक ग्रुप था जो अपने
को सेपरेट समझ रहा था। कौन? आदिवासी या पिछड़ी जाति, उनको इस कार्यक्रम से जोड़ दिया। जो दूसरे जाति वाले लोग हैं या फिर पिछड़ी जाति वाले लोग हैं, जो अग्रणी पिछड़ी जो भी बना हुआ है, वो एक ही जगह पर काम कर रहे हैं, उनके अंदर समन्वय की भावना आ रही है। आदिवासी आके काम कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है? आपका मास बढ़ रहा है ना। और वो आपके कब काम आएगा? जब आप नेशनल मूवमेंट करेंगे। अनेक राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों की स्थापना की गई, कई सारे नेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूट स्थापित किए गए। ये इसलिए जरूरी था क्योंकि ब्रिटिश शैक्षणिक केंद्र जितने भी थे, उसमें ब्रिटिश वही पढ़ाती थी जो वो आपको पढ़ाना चाह रही थी, वही सिखाती थी जो आपको प्रिपेयर करना चाहती थी, आगे जो बनाना चाहती थी। तो राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों की बहुत आवश्यकता थी, क्योंकि ये रियलिटी बताते, ये असल में आपको शिक्षा देते जिसकी आवश्यकता थी। तो बहुत सारे शिक्षण संस्थानों की स्थापना की गई, वहां पर युवाओं को प्रवेश दिलाया गया और उन युवाओं को शिक्षित किया गया जो ना केवल देश बल्कि राष्ट्रीय आंदोलन में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले थे। जहां विद्यार्थियों को औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध शिक्षा दी गई। ब्रिटिश तो अपने सिलेबस में नहीं डालेंगे ना कि हम तुम पे रूल करके तुमको एक्सप्लॉइट करें, लेकिन यहाँ पर जरूर बताया जा रहा था कि किस तरीके से इकोनॉमिकली, एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्म में, पॉलिटिकली, हर तरीके से इंडियंस को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। हिंदू मुस्लिम एकता के लिए सराहनीय प्रयास किए इन रचनात्मक कार्य करने वालों ने। अस्पृश्यता के विरुद्ध संघर्ष किया, ज्यादातर लोगों से मिलना, उनको समझाना छुआछूत गलत है। शराब और विदेशी कपड़ों के बहिष्कार के लिए लोगों को उत्साहित किया कि भाई शराब मत पियो, ये विदेशियों के द्वारा लाया गया, इससे उनको तगड़ा रेवेन्यू जाता है, रेवेन्यू जाएगा, उनका फंडिंग अच्छा होगा, फाइनेंस अच्छा आएगा, फिर वो आप पर ही इसका यूज करने वाले, रूल करने के लिए। कपड़ों, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करिए, घर में चरखा रखिए, सूत काटिए, उसे पहनिए, ठीक है। इससे उनके मैनचेस्टर में जो कपड़े बनाने वाली कंपनीज हैं, उनसे सप्लाई कम होगा, सप्लाई कम होगा तो वहां पर उनको लॉस होगा, और जब लॉस होगा तब उन्हें समझ में आएगा कि हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा सविनय अवज्ञा आंदोलन में रचनात्मक कार्यकर्ताओं ने आधार स्तंभ की भूमिका निभाई। मतलब ये जो भी रचनात्मक कार्य इन्होंने किए, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। कहां पर? सविनय अवज्ञा आंदोलन में। रचनात्मक कार्यों का मूल्यांकन जो भी परिवर्तन विरोधियों ने किया, इसको थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं क्रिटिकली हर तरीके से। राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम से केवल शहरी, निम्न मध्य वर्ग और समृद्ध किसानी लाभान्वित हुए। बोले कि जो राष्ट्रीय शिक्षण कार्यक्रम चालू किया गया था, जहां युवाओं को शिक्षा दी जा रही थी, देखो इस तरह से पॉपुलेशन का ढांचा होता है। लोअर मिडिल क्लास फैमिली सबसे ज्यादा जो जनसंख्या वो इनकी पाई जाती है, अराउंड 60 to 70% या 80%, ठीक है। फिर हम देखते हैं 25 to 30 यहाँ हमें दिखाई देंगे। बिल्कुल अपर हाई क्लास हमें दिखाई देते हैं कितना, 60, 70, 80, 85, 10 से 15% ये हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि ये वाला ग्रुप ही ज्यादा राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम से प्रभावित हो सका। कौन? जो मिडिल क्लास फैमिली है शहरों की, वो इससे प्रभावित हुए। तो ग्राउंड लेवल पर जो बहुत बड़ी पॉपुलेशन थी ना, वो इस एजुकेशन सिस्टम में नहीं आ सकी, तो उन पर उसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ा, ठीक है। खादी की लोकप्रियता भी एक मुश्किल कार्य था, क्योंकि यह आयातित कपड़े से बहुत महंगा पड़ता था। देखो कुल मिला के आप कितने भी देशवादी हो, राष्ट्रवादी हो, बहुत बार हमने देखा है ना कि बोला जाता है कि क्या बोलते हैं, मेड इन इंडिया हमको यूज करना है ना। लेकिन ऐसा होता है क्या? जब आप फोन लेने जाइए, आप में से कितने लोग पूछते हैं बताओ भाई कौन सा फोन है या कौन सी कार है या कौन सा ब्रांड है कपड़ों का जो कि इंडियन है? कोई नहीं पूछता है। हम क्या पूछते हैं? हम पूछते हैं क्वालिटी, फीचर्स पूछेंगे, फिर प्राइस पूछेंगे, डिस्काउंट पूछेंगे, ये देखेंगे, है ना, और ब्रांड पूछेंगे कि इससे हमारा स्टेटस कितना ऊंचा हो रहा है। तो बेसिकली ये आज की मैं सोच बता रही हूँ, इतना एडवांस है, सब कुछ आपको पता है फिर भी। तो अब ये उस समय तो फाइनेंस का इश्यू था, भाई गरीब लोग हैं। खादी जो बनाया जाता था वो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता था कंपेरेटिवली। जो ब्रिटेन में, मैनचेस्टर में मिलों से कपड़े निकल कर आ रहे वो सस्ता पड़ता था। तो ये रचनात्मक कार्य में जो खादी के प्रयोग की बात कर रहे थे ना, वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो नहीं पा रहा था। लोग चाह कर भी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि खादी लोगों के लिए थोड़ा सा महंगा पड़ रहा था। तो इनको कोई और सब्स्टिट्यूट ढूंढना चाहिए था, जो इनकी एक थोड़ा सा हमें दिखाई देता है कि लोग उस लेवल पर उस पर काम नहीं कर पाए, क्योंकि वो बहुत महंगा था। तो कहीं ना कहीं पैसों की तंगी की वजह से वो उन कपड़ों को यूज कर ही लेते थे। छुआछूत के विरुद्ध संघर्ष में भूमिहीन और कृषक तथा मजदूरों की आर्थिक दशा सुधारने हेतु कोई प्रयत्न नहीं किए गए। आप बोल रहे हो कि अस्पृश्यता नहीं करनी है, छुआछूत गलत है, छुआछूत गलत है,
वो सही है, लेकिन बोल रहा है कि छुआछूत के विरुद्ध जब आप संघर्ष कर रहे थे तो उसमें जो भूमिहीन कृषक और मजदूर थे उनकी इकोनॉमी पर तो आपने काम ही नहीं करा। आपने ये बोला कि भाई छुआछूत मत करो, लेकिन वो जिनसे छुआछूत किया गया है, ऐसे भूमिहीन कृषक, जमीन जिनकी अपनी नहीं है, बटाईदार जो होते थे या जो किसान होते थे छोटी जमीन के साथ, या मजदूर है, उनकी इकोनॉमी को ऊपर उठाने के लिए कुछ खास काम नहीं किया गया। ठीक है, यद्यपि स्वराज्य और परिवर्तन विरोधियों की विचारधारा तथा कार्यशैली भिन्न भिन्न थी, दोनों अलग तरीके से काम कर रहे थे। वो एक पॉलिटिकली एक प्लेटफॉर्म के थ्रू काम कर रहे थे, ये ग्राउंड लेवल पर लोगों से कनेक्ट करके काम कर रहे थे, फिर भी उन्होंने एक दूसरे से यथासंभव सहयोग बनाए रखा। नए राजनीतिक संघर्ष की शुरुआत के लिए जहां कहीं भी अवसर मिला, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए नजर आए। यहां तक सबको क्लियर है। अब ये तो था क्या, स्वराजी परिवर्तन विरोधी या परिवर्तनवादी परिवर्तन विरोधी, उनके बीच में क्लैश है, सब कुछ हमने देख लिया, क्रिटिकली एनालिसिस भी हमने कर लिया। अब यहां पर नई शक्तियों का उद्भव दिखाई देता है, जिसमें हम किसकी बात करेंगे, समाजवादी विचारधारा। देखो 1922 केवल वो टाइम पीरियड नहीं था कि केवल आपको परिवर्तनवादी और परिवर्तन विरोधी दिखाई दे रहे हैं, बल्कि छोटे छोटे और भी ग्रुप्स हमें दिख रहे हैं, जिसके बारे में इस चैप्टर में डिटेल से बताया गया है। तो यहां पर ये बोल रहा है कि एक ग्रुप हमें और दिखाई देता है जो समाजवादी विचारधारा को लिए हुए है। दूसरा, हमें युवा शक्ति दिखाई देता है, एक ऐसा ग्रुप दिखाई देता है जो कि छात्रों के द्वारा, युवाओं के द्वारा बना हुआ है। ठीक है, एक ऐसा ग्रुप दिखाई देता है जो व्यापारियों के द्वारा बना हुआ है। तो एक तो आपको परिवर्तनवादी परिवर्तन विरोधी दिखाई दे रहे, इसके अलावा छोटे छोटे ग्रुप्स का ओरिजिन होते हुए दिख रहा है 1922 से 28-29 तक, उनके बारे में बात करेगा। 20वीं शताब्दी में दूसरे दशक के अंतिम और तीसरे दशक के प्रारंभिक वर्ष आधुनिक भारतीय इतिहास में कई कारणों से महत्वपूर्ण था। मतलब वही जो आपका बोल रहा है कि सॉरी 1920 के बाद का 1922 1924 ये वाला टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट था। राष्ट्रीय परिदृश्य पर विभिन्न राजनीतिक धाराओं का क्रिस्टलीकरण भी हो रहा है। राष्ट्रीय परिदृश्य का क्या मतलब है कि बहुत सारी अलग अलग राजनीतिक विचारधाराएं जो कि अभी तक खोई हुई थी, अपनी इंडिविजुअलिटी खोई हुई थी, वो अब यहां पर अपना जो है इंडिविजुअलिटी लिए हुए सामने दिखाई देंगी। समझ में आ गया? मतलब एक अलग विचारधारा है जो है, एग्जिस्ट करती है लेकिन दिख नहीं रही है, वो अब दिखने लग जाएगी अलग विचारधारा। वही बोल रहा है कि ये वो टाइम पीरियड था 1922 के बाद जब भारत में अलग राजनीतिक विचारधारा का जो ग्रुप था उसका क्रिस्टलीकरण हुआ, वो अलग से निखरता हुआ नजर आएगा। ठीक है, और सॉरी, अभ्युदय की प्रक्रिया में सत्य और अहिंसा पर आधारित गांधीवादी सत्याग्रह की अवधारणा से अभिप्रेरित होगी, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी अपनी एक अलग आइडेंटिटी थी। इस काल के अन्य भारतीय चिंतकों पर अंतरराष्ट्रीय घटनाओं और परिस्थितियों का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। तो बोल रहे कि ये वही टाइम पीरियड है जो बहुत सारे अंतरराष्ट्रीय घटनाएं घट रही हैं। ठीक है, जैसे समाजवाद, साम्यवाद, उन विचारधाराओं का प्रभाव भी इस टाइम पीरियड में भारत में बहुत ज्यादा पड़ रहा है राष्ट्रवादियों पर, जो इसके पहले हमें नहीं दिखाई देता जितना इसके बाद होता। उसका एक रीजन भी था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में काफी सारे भारतीय बाहर गए जहां पर उन्हें बहुत सारी चीजें समझ में आई, जिसमें से सबसे पहले बात करें 1920 के दशक में बहुत सारी अलग अलग ग्रुप्स बनेंगे, एक्टिविटी चलेगी, विचारधाराएं दिखाई देंगी, जिसमें सबसे पहले ये किसकी बात कर रहा है, समाजवादी और मार्क्सवादी विचारों का प्रसार भारत में कैसे हुआ। यही वो टाइम पीरियड है जब भारत में समाजवादी और मार्क्सवादी विचारधाराएं हमको दिखाई देने लगती हैं। अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य पर विभिन्न समाजवादी और साम्यवादी संगठनों के उदय ने भारत में कांग्रेस के खेमे पर भी अपना प्रभावी उपस्थिति दर्ज किया। इंटरनेशनली हम देख रहे हैं, स्पेशली मैं रूस की बात करूंगी, चाइना की बात करूंगी, तो वहां पर जो समाजवादी साम्यवादी विचारधारा आ रहा है, जो बात कर रही है इक्वालिटी की, जो बात कर रही है कि सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में होना चाहिए, चाहे कोई 2 रुपए कमाए, चाहे कोई 2 लाख रुपए कमाए, सबको इक्वल स्टेटस मिलना चाहिए, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, सबका इकोनॉमी सेम होना चाहिए। तो इस तरह की जो विचारधारा वाला हमें ग्रुप दिखाई दे रहा था भारत में, कांग्रेस में भी हमें एक ऐसा ग्रुप बनते हुए दिखाई देता है। यानी वो इंटरनेशनल जो विचारधारा है वो भारतीय कांग्रेस के कुछ लोगों को प्रभावित कर रहा था, जिसमें हमें दिखाई देते हैं जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस इसके सर्वप्रमुख प्रेरणा प्रतीक थे, जो हमें दिखते हैं। ये युवा राष्ट्रवादी गांधीवादी विचारों और राजनीतिक कार्यक्रमों से असंतुष्ट थे, स्पेशली 1922 के बाद इनको नहीं समझ में आ रहा था गांधीवादी विचारधारा या उनकी जो भी गतिविधियां थी। तो ये जब असंतुष्ट थे तो ये क्या बोल रहे थे, भारत
ये भी वही चाहते थे जो गांधी जी चाहते थे, लेकिन ये सिर्फ उनका जो तरीका था ना उससे थोड़ा सा समझ नहीं रख पा रहे थे। तो ये चाहते थे कि भारत की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक स्थिति जो खराब हुई है इसको हमें जल्द से जल्द दूर करना चाहिए। 1917 में रूस में क्रांति हुई। उसने इन युवा राष्ट्रवादियों पर अपनी गहरी छाप छोड़ी कि किस तरह से वहां पर जो मोनार्की बनी हुई थी उसको पूरी तरह से खत्म किया गया, और ये उससे प्रभावित हो गए। प्रभावित हुए तो इन्होंने सोचा कि भाई भारत में भी ये चीज लागू की जा सकती है। तो भारत में समाजवादी, मार्क्सवादी विचारधारा पनप रही है कब? 1922 के बाद। इसमें दो इंपॉर्टेंट लीडर्स का इंपॉर्टेंट रोल था। ओके, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये युवा राष्ट्रवादियों के बारे में बात कर रहे हैं जो समाजवादी विचारधारा से प्रेरित थे। ये स्वराजवादी, परिवर्तन विरोधी दोनों के ही आलोचक थे। अभी आप दोनों को पढ़कर आए हैं 1922 के बाद। परिवर्तनवादी और परिवर्तन विरोधी ये बोल रहे थे कि जो आप तरीका बोल रहे हैं असेंबली में जाके काम करने का वो भी गड़बड़ है। इन्होंने बोला जो आप रचनात्मक कार्य कर रहे हो वो भी गड़बड़ है। दोनों से ही बहुत खुश नहीं थे। चेतना एवं अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक धाराओं के उदय से ये प्रभावित थे, यानी इंटरनेशनल जो थॉट आ रहा था समाजवादी उससे बहुत ज्यादा इन पर इंपैक्ट पड़ा था। राष्ट्रवादी और साम्राज्यवादी विरोधी विचारधारा के सामाजिक न्याय से समन्वय की आवश्यकता पर जोर दे रहे थे। इनका जो कोर था वो ये था, ये ध्यान रखो, ये आपको टर्म प्रीएम्बल में भी मिलता है। बेसिकली जो समाजवादी विचारधारा वाले लोग थे ये एक ही चीज बोल रहे थे, सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय क्या हो जाएगा कि समाज में न्याय मतलब वो वाला जस्टिस नहीं जो कोर्ट देती, न्याय का मतलब यहाँ पे इक्वालिटी से है। तो इनका कहना था कि समाज में इक्वालिटी आनी चाहिए, समाज में इक्वालिटी आनी चाहिए, सब एक ही पटल पर एक जैसी स्थिति में होना चाहिए। तो ये सामाजिक न्याय की बात कर रहे थे। ये बात कर रहे थे कि पूंजीवाद और जमींदारी प्रथा जिन्होंने घर कर लिया है देश के कुछ लोगों ने देश की प्रॉपर्टी पे, उसको खत्म किया जाना चाहिए। तो ये थी समाजवादी विचारधारा जो भारत में एंट्री कर रही थी। ये क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि सोशली इक्वालिटी आनी चाहिए और जो ये पूंजीपति, ये जो जमींदार है, इन सबको बाहर करना चाहिए। ठीक है, आगे 1920 में एमएन रॉय, अंबानी मुखर्जी, ताशकंद में रहने वाले कुछ अन्य उत्प्रवासी भारतीयों ने कॉमिंटर्स रूस का अंतरराष्ट्रीय साम्यवादी संगठन के द्वितीय अधिवेशन के पश्चात भारतीय साम्यवादी पार्टी की स्थापना कर डाली। अब बोल रहा है कि जो रूस में साम्यवादी पार्टी थी उसके लिए टर्म यूज कर रहा है कॉमिंटर्न। ठीक है, तो ये जो कॉमिंटर्न रशिया की एक सोशलिस्ट पार्टी थी उसका सेकेंड सेशन हुआ। सेकेंड सेशन के बाद ये लोग जो कि रूस में थे भारतीय प्रवासी के रूप में, उन लोगों ने भी इसी की तर्ज पर क्या बनाया? भारतीय साम्यवादी पार्टी की स्थापना कर दी इसी समय। ओके, एमएन रॉय प्रथम भारतीय थे जिन्हें कॉमिंटर्न के नेतृत्व के लिए चुना गया। यानी रशिया का जो ये साम्यवादी पार्टी था उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, उसके नेतृत्व के लिए किसे चुना गया था? एमएन रॉय। पहले ऐसे भारतीय हुए थे। 1924 में कई साम्यवादी जैसे कि डंगे, अहमद, शौकत उस्मानी, नलिनी गुप्ता को कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र केस में कारावास की सजा सुनाई गई। जैसे ही साम्यवाद एंटर कर रहा था तो ब्रिटिश ने कुछ गंदी घटनाओं को अंजाम दिया। इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे जब हम रिवॉल्यूशनरीज के सेकेंड फेज के बारे में पढ़ेंगे, तब आपको इनके बारे में पता लगेगा। तो बेसिकली क्या था, क्रांतिकारियों का जो दूसरा चरण चालू होगा, ये अभी थोड़ा सा रटने वाली चीज है, नेक्स्ट क्लास में ये समझ में आ जाएगा कौन कौन सी घटना है। तो जब भारत में साम्यवाद आ रहा था तो आप सभी को पता है, अगर आप वर्ल्ड मैप देखो, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, इधर पूरा ये अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, तो हमको दिखाई देता है कि ये वाला जो रीजन है यहां पर है समाजवादी साम्यवादी विचारधारा, उधर चीन में दिखाई दे रही है। इधर ये जो पूरा का पूरा रीजन है ना, ये वेस्टर्न कंट्रीज वाला, यहां पर हमें पूंजीपति विचारधारा दिखाई देती है। और पूंजीपति विचारधारा वाले जो देश थे वो समाजवादी विचारधारा वाले देशों से काफी ज्यादा डरते थे, जो कि पूंजीपतियों के लिए काफी खतरनाक था। क्योंकि साम्यवादी समाजवादी क्या बोल रहे हैं? पूंजीपतियों को हटाओ, जमींदारों को हटाओ, सोशल इक्वालिटी लाओ। तो वो पूंजीपतियों के लिए खतरा था। तो पूंजीपतियों के लिए खतरा, तो पूंजीपति किस पे दबाव डालेंगे? सरकार पे दबाव डालेंगे। और सरकार जो ब्रिटेन जो इंडिया में, सॉरी क्या है भाई, ये जो ब्रिटेन इंडिया में रूल कर रही थी, ये ऐसे सारे समाजवादी साम्यवादी विचारधारा से समानता रखने वाले जो 1920s में जो इंडिया में एंटर कर रही है समाजवादी साम्यवादी विचारधारा, इस विचारधारा से समन्वय रखने वाले जितने भी लीडर्स होंगे, इनको किसी ना किसी तरीके से सरकार फंसा फुसा के जेल में भरने की कोशिश करेगी, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपके समझ में आ रहा है? तो साम्यवादी विचारधारा भारत में एंट्री करती है किस टाइम पे? हमने देखा 1920s के आसपास। क्या है समाजवादी विचारधारा? तो बेसिकली वो सोशल इक्वालिटी की बात करती है। पूंजीपति या फिर जो
क्या बोलते हैं जमींदारी प्रथा है उसके उन्मूलन की बात करती है। वेस्टर्न कंट्रीज को उनसे बहुत बड़ा खतरा है, स्पेशली पूंजीपतियों को खतरा है, तो वो सरकार पे दबाव डालेंगे। सरकार कोशिश करेगी कि भारत में इस विचारधारा का फलना फूलना कम से कम हो सके, वरना ये उसके लिए भी खतरा था, ब्रिटेन के लिए भी खतरा था। तो इसके लिए कई सारे सरकार के द्वारा भी हम देखते हैं षड्यंत्र, अलग अलग षड्यंत्र के नाम से रिवॉल्यूशनरीज को फंसाया जाता है। 1925 में कानपुर में अखिल भारतीय स्तर के संगठन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। तो अभी तक जो कम्युनिस्ट पार्टी बनाई गई थी वो छोटे लेवल पर थी, अब अखिल भारतीय स्तर पर यानी ऑल इंडिया फेडरेशन के फॉर्म में कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापित किया जा रहा है, जिसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। कब स्थापित की जाएगी? 1925 में, जिसमें जितने भी कम्युनिस्ट पार्टी जितने भी कम्युनिस्ट थे वो इससे जुड़ सकते थे इस पार्टी से। 1929 में सरकार ने 32 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और उन पर मेरठ षड्यंत्र केस का मुकदमा चलाया। बार बार ये जो टर्म यूज करे ना, ये मुकदमा वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये बस यहाँ पर इसलिए हाईलाइट कर रहा है राइटर क्योंकि ये वो सारे ऐसे लोग थे जो कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो सरकार उनको ज्यादा टारगेट बनाई थी जो कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे, क्योंकि सरकार को डर था कि ये लीडर्स जो है भारत में इस विचारधारा के प्रचार प्रसार में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, जो हमारे लिए खतरा है। सरकार का मुख्य उद्देश्य यूनियन आंदोलन को समाप्त करना था। यूनियन आंदोलन, जो साम्यवादी होते हैं, समाजवादी होते हैं, वो क्या करते हैं? वो बात करते हैं मजदूरों की, है ना। सोशल इक्वेलिटी यही है ना कि सब लोगों को इक्वल स्टेटस मिलना चाहिए। तो जो मजदूर है उनकी अच्छी स्थिति होनी चाहिए, जो किसान है उनकी अच्छी स्थिति होनी चाहिए, जो कर्मचारी जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं उनकी अच्छी स्थिति होनी चाहिए, और उसके लिए वो यूनियन बना रहे, यूनियन बना के अपने जितने भी मालिक है उनसे डिमांड कर रहे हैं। तो बेसिकली सरकार ये चाहती थी कि यूनियन आंदोलन समाप्त हो, जो वहां के कर्मचारी वो इस तरह के डिमांड जो कर रहे हैं उन सबको हमें समाप्त करना है, और इसको टारगेट करते हुए कई सारे इस तरह के केसेस हमें दिखाई देते हैं। आगे आप पढ़ेंगे। 1928 में सभी कृषक और मजदूर संगठनों को मिलाकर एक नया संगठन बनाया गया, इसका नाम था अखिल भारतीय कामगार तथा कृषक दल, ऑल इंडिया वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी। तो यहां पर हम देखते हैं 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी अखिल भारतीय स्तर पर गठित की गई, जिसका नाम रखा गया था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। 1928 में अलग से हमें दिखाई दे रहा है मजदूरों का संगठन, कृषकों का संगठन, जिसका नाम रखा गया क्या? ऑल इंडिया वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी, जो कि इसी कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित थी। इस पार्टी को अखिल भारतीय स्वरूप प्रदान किया गया तथा देश के विभिन्न स्थानों में इसकी शाखाएं खोली गई। इसकी अलग अलग देश के हिस्सों में ब्रांचेस खोली जा रही है। वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टी का मुख्य उद्देश्य कांग्रेस के अंतर्गत काम करते हुए वर्ग संगठनों में स्वतंत्र रूप से किसानों और मजदूरों को सम्मिलित कर स्वतंत्रता प्राप्ति और तत्पश्चात भारत को समाजवाद के लक्ष्य तक पहुंचाना था। अब देखो, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, पहले जो भी जितने भी लीडर्स दिखाई दे रहे थे बिना इस विचारधारा के, वो आजादी की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर ये विचारधारा से जो समन्वय रख रहे हैं कांग्रेस के लीडर, वो केवल आजादी नहीं, वो बात कर रहे हैं कि आजादी के साथ साथ जो देश के अंदर में सोशल इक्वेलिटी नहीं है उसको हमको ध्यान रखना है, और आजादी के बाद देश में जो व्यवस्था वो समाजवादी व्यवस्था से प्रभावित होना चाहिए। देश में व्यवस्था जो हुआ भी, स्पेशली हमारे प्रीएम्बल में भी व्यवस्था की गई थी समाजवाद की, हालांकि पहले नहीं था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 से उसको जोड़ा गया था। नेक्स्ट, तो एक 1920 के आसपास, 1920 के बाद हम देख रहे हैं कि एक नई विचारधारा दिखाई दे रही है, जिसको ये क्या बोल रहा है? समाजवादी विचारधारा। ठीक है, उनका हमने थोड़ा सा डिस्कस करा, बीच में कुछ षड्यंत्र केसेस के नाम आए, वो सब आपको अभी ध्यान नहीं रखना, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। ठीक है, भारतीय युवाओं की सक्रियता, एक अलग ग्रुप दिखाई दे रहा है 1920 के बाद, क्योंकि 22 के बाद सब अपना अपना ग्रुप बना के अपने हिसाब से चीजों को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें हमें भारतीय युवाओं की सक्रियता दिखाई देती है। पूरे भारत में युवा संगठन स्थापित किए गए तथा युवाओं के सैकड़ों अधिवेशन संपन्न हुए। अलग अलग जगह पर हम देख रहे हैं भारत में युवा, जो यंग जनरेशन है, उनके ग्रुप्स बन रहे हैं, उनके संगठन बन रहे हैं। 1928 में जवाहरलाल नेहरू ने अखिल बंगाल छात्र सम्मेलन को संबोधित किया था। तो इस तरह से एक हमें ग्रुप दिखाई दे रहा है युवाओं का, समझ में आया? किसानों के प्रदर्शन, इसी समय किसानों के हमें छोटे छोटे ग्रुप्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो अपने लेवल पर प्रदर्शन कर रहे हैं अपने अधिकारों को लेकर। 1922 से 28 तक मध्य प्रांत में किसानों ने काश्तकारी नियमों में संशोधन, भू राजस्व में कमी, बेदखली के विरुद्ध संरक्षण, ऋणग्रस्तता से बचाव जैसे मुद्दों को लेकर उग्र प्रदर्शन किए। ये एक एक टर्म इंपॉर्टेंट है, ये अलग अलग चीजों को डिफाइन कर रहा है। काश्तकारी नियम संशोधन, जो भी आप किसानों से संबंधित नियम ला रहे हो, खेती संबंधित, उसमें ये संशोधन चाहते
थे सरकार से, उसको लेकर किसान एकजुट हो गए। दूसरा, भू राजस्व में कमी, कि जितना आप रेवेन्यू इंपोज कर रहे हो बहुत ज्यादा, इसको कम किया जाए। बेदखली के विरुद्ध संरक्षण, कि आपको हम रेवेन्यू लगान कुछ नहीं दे रहे तो आपने हमें भूमि से बेदखल कर दिया, इसके विरुद्ध हमें संरक्षण दिया जाए। ऋणग्रस्तता से बचाव, जब हमारा इतना सारा ऋण हो जा रहा है, लोन हो जा रहा है, तो उस समय सरकार माफी वगैरह भी देने की कोशिश करे। तो ये इन चीजों को लेकर किसान एक हो जा रहे हैं। 1922 के बाद से उनमें एकजुटता आ जा रही है और वो उग्र प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ क्षेत्रों का नाम स्पेसिफिकली हाईलाइट कर रही है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जैसे आंध्र प्रदेश में रंपा क्षेत्र, राजस्थान है, बंबई है, मद्रास है, यहाँ के काश्तकार ने भी अलग अलग तरह के प्रदर्शन किए। ठीक है, तो बोल रहा है कि आंध्र प्रदेश है, इधर राजस्थान आ जाइए, महाराष्ट्र में बॉम्बे आ जाइए, मद्रास, ये अलग अलग क्षेत्र है जहां पर लोगों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। गुजरात के बारडोली में 1928 में किसान आंदोलन किया गया और उस किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। वहां पर सरदार के इनको टाइटल भी दिया, वहां की जो महिलाएं थी उन्होंने टाइटल दिया था। तो बेसिकली ये वो टाइम पीरियड है जब हमें किसानों का भी ग्रुप बनते हुए दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट, व्यापार संघ का विकास। 1922 का ही टाइम पीरियड है जब हमें कई सारे व्यापार संघ दिखाई दे रहे हैं। भारत में व्यापार संघ आंदोलन का नेतृत्व 1920 में स्थापित अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस इंटेक ने किया। ठीक है, तो बोल रहे कि 1920 में एक ऑल इंडिया ट्रेड लेवल पर एक ग्रुप बनता है जिसका नाम था इंटेक। तो बोल रहे कि ट्रेड यूनियन मूवमेंट चलाया जाएगा, व्यापार संघ आंदोलन, और वो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसकी स्थापना 1920 में हुई थी। लाला लाजपत राय इसके प्रथम अध्यक्ष और दीवान कौन रहे थे? चमन लाल रहे थे, सॉरी, दीवान चमन लाल जो थे वो इसके सचिव रहे थे। बाल गंगाधर तिलक ने भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया था, बाद में तो उनकी मृत्यु हो जाती है। 1920 के दशक में इंटेक के नेतृत्व में अनेक कारखानों में हड़तालें आयोजित की गई। तो अलग अलग जो कारखाने हैं, अखिल भारतीय व्यापार संघ है, ये कारखानों से जुड़ा हुआ है, तो अलग अलग कारखानों में हम देखते हैं, क्योंकि ये अब एक ग्रुप बन गया ना, तो ग्रुप ज्यादा अच्छे से लीड कर पाएगा। तो देश के अलग अलग कारखानों में हड़तालें आयोजित की जाने लग गई। 1928 में देश भर में आयोजित विभिन्न हड़तालों में लगभग 5 लाख श्रमिकों ने भाग लिया। और भी डेटा दिया है बुक में जो मुझे नहीं लगा जरूरी आपको देना, तो आप चाहे तो वहां से देख सकते हैं, इतना रटने का जरूरत नहीं। बस ये ध्यान रखो कि जब एक ट्रेड यूनियन जो ऑल इंडिया लेवल पर वर्क कर रहा है, वो 1920s के बाद में इस पर काम कर रहा है, हड़तालें करवा रहा है, तो उसमें बहुत बड़ा मास जुड़ जा रहा है। जैसे हम देख रहे हैं कि विभिन्न हड़तालों में 1928 में 5 लाख से ज्यादा मास जुड़ता है। मद्रास में पहली बार मजदूर दिवस को मई दिवस के रूप में मनाया गया। आपको पता होगा आज भी सेलिब्रेट करते हैं इंडिया में 1 मई को मजदूर दिवस। तो ये एक अलग से ग्रुप बन रहा है, लेकिन ये ग्रुप का जिक्र ये राइटर कर क्यों रहा है? इसलिए कर रहा है कि यही ग्रुप नेशनल मूवमेंट से जुड़ेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? जो हमें इस समय बिखरे हुए दिखाई दे रहे हैं। जातीय आंदोलन चलेगा। इन आंदोलनों की प्रकृति विभाजनकारी, संकीर्ण, मौलिक थी। ये इनिशियली बता दे रहा है कि देखो, जातीय आंदोलन जाति संबंधी अधिकार को लेकर है, तो इसमें मास भी बहुत कम होगा, लोग भी बहुत कम होंगे, और इनकी एक छोटी सी संकीर्णता का मतलब है कि इनका एक स्पष्ट डिमांड होगा। एक ही चीज पर ये काम कर रहे हैं यहाँ पर, कि जो जात पात विरोध है उस पर ये काम करते थे। तो इनका जो ऑब्जेक्टिव था वो बहुत ही छोटा था, मतलब बहुत छोटा दायरा कवर कर रहा था, बड़ी बात नहीं कर रहा था। लेकिन इस ग्रुप ने भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा आगे, जो यहाँ पर इंडिविजुअल अभी खेल खेल रहे हैं। मद्रास में जस्टिस पार्टी आंदोलन करती है छुआछूत को निपटाने के लिए। आत्मसम्मान आंदोलन 1925, ये आंदोलन मद्रास में रामास्वामी नायकर पेरियार के द्वारा नेतृत्व किया गया। ये हम ऑलरेडी पढ़ कर आए हैं। सतारा महाराष्ट्र में सत्यशोधक कार्यकर्ताओं के बारे में पढ़ा था कि कितना इंपॉर्टेंट रोल था उनका, उन्होंने किस तरह से जाति प्रथा को खत्म करने के लिए काम किया था। भास्कर राव जाधव महाराष्ट्र के नेतृत्व में चलाया गया इनके द्वारा आंदोलन था जाति प्रथा के विरोध में। महाराष्ट्र में डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने महारो का आंदोलन चलाया था, ये भी किसके लिए? जाति प्रथा विरोध में। तो ये वो टाइम पीरियड था जब जाति प्रथा विरोध के लिए, या फिर अस्पृश्यता, जाति प्रथा विरोध, क्या छुआछूत को मिटाने के लिए भी एक हमें अलग से ग्रुप बनते हुए दिखाई देता है। केरल में के अयप्पन सी केसवन के नेतृत्व में सिद्धांतवादी इरझाओ का आंदोलन चालू हुआ। इरझाओ बेसिकली निम्न जाति से जुड़े हुए माने जाते थे। सामाजिक स्थिति में सुधार हेतु बिहार में यादवों का आंदोलन, पंजाब में फजल हुसैन के नेतृत्व में यूनियनिस्ट पार्टी का आंदोलन। तो बेसिकली ये वो टाइम पीरियड था जब हमें कई सारे छोटे छोटे ऐसे ग्रुप बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे शायद। मैं जो समझाना चाह रही हूँ वो ये है कि एक तो परिवर्तनवादी
परिवर्तन विरोधी थे। इसके अलावा भी अलग अलग विचारधाराएं दिखाई दे रही है, जिसमें हम देख रहे हैं आपका समाजवादी विचारधारा आ रही है, जिसमें हम देख रहे हैं युवाओं के ग्रुप्स आ रहे हैं, जिसमें हम देख रहे हैं ट्रेड यूनियन आ रहे हैं, जिसमें हम देख रहे हैं जातिवादी आंदोलन हमें दिखाई दे रहे हैं। क्रांतिकारी गतिविधियों का समाजवाद की ओर झुकाव, यही वो टाइम पीरियड था जब हमें रिवॉल्यूशनरीज भी दिखाई दिए। यानी रिवॉल्यूशनरीज का पहला फेज हम ऑलरेडी डिस्कस करके आए थे 1909 से 1919 तक, आप मानकर चलिए, क्योंकि 1919 के बाद जो क्रांतिकारी थे वो वैसे ही थे, क्रांतिकारियों में कोई परिवर्तन नहीं आया। लेकिन 1919 के बाद जब ये जब ये जब ये असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चालू हुआ था, तो उस मूवमेंट में भरोसा इन्हें दिलाया गया, तो ये इस आंदोलन में सम्मिलित हो गए। तो उस आंदोलन के चलते ये क्रांतिकारी इस आंदोलन से जुड़ चुके थे, इसलिए हमें दिखाई नहीं दे रहे थे। लेकिन जैसे ही 1922 की चौरी चौरा की घटना हुई, ये वो टाइम पीरियड था जब ये सारे के सारे रिवॉल्यूशनरीज अलग हो जाएंगे। किससे? वापस से कांग्रेस से, क्योंकि इनका मोह भंग हो गया कि कांग्रेस ने हमको धोखा दिया, हम आकर उनसे मिले और उसने क्या करा, आंदोलन को खत्म कर दिया। तो 1922 से लेके 1930 तक हमें रिवॉल्यूशनरीज का सेकेंड फेज दिखाई देगा। फर्स्ट फेज आप ऑलरेडी स्टडी करके आए थे, अब हम किस पर डिस्कस करने वाले? सेकेंड फेज नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, लेकिन ये बैकग्राउंड बता रहा है कि जो क्रांतिकारी गतिविधि वाले आपको दिखाई देंगे, रिवॉल्यूशनरीज दिखाई देंगे, जो इनका सेकेंड फेज दिखाई देता है, बेसिकली वो सेकेंड फेज वाले लोगों पर अब किसका इंपैक्ट दिखेगा? एक नई विचारधारा, जिस विचारधारा के बारे में आप अभी पढ़कर आए हैं, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? समाजवादी विचारधारा। ये थोड़ा सा समझिएगा, रिवॉल्यूशनरी समाजवादी विचारधारा से प्रेरित थे। इस वजह से इस समय ब्रिटिश उन रिवॉल्यूशनरीज को बहुत टारगेट करती है, जैसा अभी हमने पढ़ा था कि ये षड्यंत्र में वो चाहती थी कि इनको उठा के जेल में भर दिया जाए, ताकि इनकी विचारधारा से और लोग प्रभावित ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर यही है कि क्रांतिकारी गतिविधियों का समाजवाद की ओर झुकाव, क्रांतिकारी रिवॉल्यूशनरीज इससे मोह भंग करते हैं, और इस टाइम पीरियड में वो किसकी तरफ झुक जाते हैं? वो झुक जाते हैं समाजवादी की तरफ। क्यों? तो अहिंसा के सिद्धांत पर आधारित राजनीतिक संघर्ष की रणनीति से असंतुष्ट युवाओं का झुकाव धीरे धीरे समाजवाद की ओर होने लगा। क्यों? अहिंसा पर उनको पूरा भरोसा हुआ 1920 में, लेकिन 1922 में जो घटना घटी और आंदोलन वापस लिया, उनको लगा कुछ नहीं, फालतू है ये, इससे कुछ नहीं होने वाला है, इससे अच्छा है कि चलो अपना जो तरीका था वही सही है। स्वराजी और परिवर्तन विरोधी, इन दोनों को तो ये देख ही रहे थे, एक बोल रहा रचनात्मक काम करो, दूसरा बोला चलो किधर चलते हैं, हम चलते हैं असेंबली में, है ना। ये बोला ये दोनों क्या कर रहा है बचकाना, हम तो बम बम फोड़ कर आए थे। तो ये स्वराजी और परिवर्तन विरोधी के कार्यक्रम से पूरी तरह असंतुष्ट थे। ये इनसे तो शुरू से ही असंतुष्ट थे, इनसे कोई लेना देना नहीं था। गांधी जी पे थोड़ा इन्होंने भरोसा जताया, जो इस समय टूट गया। तो इस वजह से ये आकृष्ट होने लगे एक नई विचारधारा, जो हमें समाजवादी विचारधारा दिखाई देती है। इसके परिणाम स्वरूप क्रांतिकारी आतंकवाद की दो धाराएं विकसित हुई। रिवॉल्यूशनरीज का जो सेकेंड फेज है, इसमें हमें क्रांतिकारियों की दो ब्रांचेस दिखाई देंगी। ठीक है, एक हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार में दिखाई देगी। ठीक है, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये वाला रीजन है, इधर आ जाइए पंजाब है, इधर आ जाइए यूपी है, सॉरी ये रहा आपका उत्तर प्रदेश, ये रहा बिहार। दूसरा, युगांतर अनुशीलन समितियां, जो हमें कहां दिखाई देती है? बंगाल में एक्टिव होते हुए दिखाई देती हैं। तो बेसिकली दो ब्रांचेस दिखाई देती है, यूपी बिहार और पंजाब वाला रीजन। दूसरा हमें बंगाल में क्रांतिकारियों का एक ग्रुप दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं, 19वीं शताब्दी के दूसरे और तीसरे दशक में क्रांतिकारी गतिविधियां, दूसरा दशक 1920, तीसरा दशक 30। तो बोल रहे कि इस समय कौन कौन सी क्रांतिकारी गतिविधियां हुई, बहुत डिटेल में हम नहीं जाएंगे, वो नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। यहां पर थोड़ा सा समझिएगा, असहयोग आंदोलन के पश्चात ये बोल रहे कि 1920 से 30 में क्या हो रहा है कि रिवॉल्यूशनरीज अलग चले जा रहे हैं, सेकेंड फेज दिखाई दे रहा है। असहयोग आंदोलन के पश्चात लोग क्रांतिकारी गतिविधियों की ओर आकर्षित क्यों हुए? क्या ऐसा कारण था? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्रांतिकारी आतंकवाद का निर्ममता से दमन किया गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जैसे ही खत्म हुआ था, हमने देखा था जो ट्रीटीज हुई थी 1980 के बाद, उन ट्रीटी के बाद से ब्रिटिश जब इंडिया पर फोकस करते तो बहुत सारे रक्षा अधिनियम लेकर आ रहा था, उसमें अमेंडमेंट कर रहा था, और उस रक्षा अधिनियम में ऐसे कानून बनाए जा रहे थे जिन कानूनों में क्रांतिकारियों के खिलाफ
पूरे के पूरे एक्ट थे, जिसमें एक रॉलेट एक्ट अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रमाण है। तो रॉलेट एक्ट किसके लिए लाया गया था? इन्हीं के लिए लाया गया था ना। तो क्रांतिकारी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद ब्रिटिश के टारगेट पे थे, मेन टारगेट पे, कि बहुत गए थे तुम जर्मनी से मिलने। मैं तुम्हें बताता हूँ, 1920 के प्रारंभ में सरकार ने जेल में बंद विभिन्न क्रांतिकारी आतंकवादियों को आम माफी देकर रिहा कर दिया। तो उन एक्ट के थ्रू पहले तो इनको उठाया गया, उठाकर जेल में भरा गया, लेकिन आगे चलकर 1919 का जब एक्ट लाया गया था, कानून लाया गया था, तो ब्रिटिश चाहती थी कि हमारे इस मॉन्टेक चेम्सफोर्ड जो एक्ट है या 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, इस पर इंडियंस थोड़ी सहानुभूति दिखाए, इसको एक्सेप्ट करें, चीजें थोड़ी सी पोलाइट हो, तो हम भी थोड़ा ढील दे देते लोगों को खुश करने के लिए। जिन रिवॉल्यूशनरीज को उठा के डाला था जेल में, इनको रिहा कर दिया। तो 1920 के प्रारंभ में सरकार ने अन्य भारतीयों की एक सिंपैथी लेने के लिए जेल में बंद विभिन्न क्रांतिकारियों को रिहा कर दिया। अब इसका उद्देश्य क्या था? सरकार चाहती थी कि उनके कानून के लिए थोड़ा सा एक अच्छा माहौल बने, भारतीयों को खुश कर दो इनको रिहा करके। तो अब क्रांतिकारी बाहर है, जब क्रांतिकारी बाहर है तो उन्हें समझ में नहीं आया कि अभी क्या करना चाहिए। इसके पश्चात गांधी जी, CR दास और अन्य नेताओं की अपील पर जेल से रिहा क्रांतिकारी आतंकवादियों में से अधिकांश असहयोग आंदोलन में जुड़ गए। इन्होंने उनको बोला कि भाई हम चाहते हैं आप इस मूवमेंट में जुड़ जाइए, ये एक तरीका है, आप अपने जो भी चाह रहे थे देश की आजादी के लिए, वो ये एक तरीका है जिसमें आप अपना एक कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। एक बार आप इस तरीके को अपना कर तो देखिए। रिवॉल्यूशनरीज को लगा कि हो सकता है भाई चलो अपना लेते हैं, लेकिन गांधी जी ने जब असहयोग आंदोलन वापस लिया ना 1922 में, तो इनको लगा अरे भैया धोखा दे दिया ये तो गांधी जी ने। एकाएक स्थगित किए जाने से वो महसूस करने लगे कि उनके साथ में विश्वासघात किया गया है। स्वराजियों के संसदीय संघर्ष, जो स्वराजी कर रहे थे संसद में जाके हमको लड़ना है, परिवर्तन विरोधी जो बोल रहे थे कि चलो नो चेंजर्स, जो बोल रहे थे कि चलो चलते रचनात्मक कार्य, उनसे तो इनको कोई वास्ता ही नहीं था। इन्होंने बोला ये तो गड़बड़ है मामला, ये तो बिल्कुल ही गड़बड़ है, ठीक है। तो ये ज्यादातर किस पर विश्वास करने लगे? हिंसात्मक, कि वापस से चलते अपनी हिंसा करते, मारकाट, वही बम बम गिराएंगे ब्रिटिश अधिकारियों पे, इनका दिमाग ठीक हो जाएगा। और इस तरह का कोई एक रुझान चाह रही थी कि कुछ मुझे ऐसा करने को मिले, ठीक है। वैसा करने को समाजवादी नहीं बोलते, लेकिन हाँ उसमें थोड़े से हिंसा के तत्व हमें दिखाई देते हैं। इन लीडर्स में कौन थे? योगेश चंद्र चटर्जी, सूर्य सेन, भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, शिव वर्मा, भगवती चरण वोरा, जयदेव कपूर, जतिन दास। इन लीडर्स के नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखने, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की दो विभिन्न धाराएं विकसित हुई। एक आपको दिखाई देता है पंजाब, यूपी, बिहार वाला, और दूसरी आपको ब्रांच दिखाई देगी बंगाल में, जिसके बारे में हम आगे आने वाले सेशन में डिस्कस करेंगे। क्या कारण था? क्रांतिकारी क्यों इतने प्रभावित हुए थे इस समय? क्योंकि युद्ध के पश्चात मजदूर श्रमिक संघवाद का उदय, आपने देखा काफी सारे ग्रुप्स बन रहे हैं। क्रांतिकारी आतंकवादी नए उभरते वर्ग की क्रांतिकारी ऊर्जा को राष्ट्रवादी क्रांति में लगाना चाहते थे। ये समाजवादी विचारधारा से ही क्यों प्रभावित हुए? क्योंकि इस समय समाजवादी विचारधारा के तहत हम देख रहे हैं भारत में बहुत सारे किसान मजदूरों का ग्रुप बन रहा है, और ये चाहते थे कि अगर हम समाजवादी विचारधारा को लेते हुए अपनी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी चलाते हैं तो हमें इन मजदूरों का, हमें इन किसानों का नेतृत्व मिल जाएगा, उनकी ऊर्जा मिल जाएगी, उनकी पावर मिल जाएगी, उसके साथ हम अपनी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी को बहुत अच्छा चला सकते हैं। इस वजह से इनका झुकाव किस तरफ हो गया? समाजवादी विचारधारा की ओर। 1917 की रूसी क्रांति तथा युवा सोवियत राज्य का गठन, वहां पे रूस में क्रांति हो, उससे इन पर बहुत इंपैक्ट पड़ा, ठीक है। तो एक तो भारत में जो संगठन बन रहे हैं, ये चाहती थी कि इसका हमको प्रतिनिधित्व करने को मिल जाए। दूसरा, वहां की रसिया की जो क्रांति हुई है उससे इन पर काफी इंपैक्ट पड़ा। नए साम्यवादी समूहों का उदय, ये मार्क्सवाद, समाजवाद, दरिद्रतम श्रमिक वर्ग के हितों के पक्षधर थे। तो और भी बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स बन रहे थे छोटे छोटे समाजवाद से रिलेटेड, जिसने इन पे काफी ज्यादा इंपैक्ट डाला था। क्रांतिकारियों द्वारा प्रकाशित की गई बहुत सारी पुस्तकें हैं, और वो जो पुस्तकें थी वो इन्हें याद दिला रही थी क्रांतिकारी जो पुराने थे उनके त्याग के, उनके बलिदान का। तो कहीं ना कहीं इनमें भी जज्बा था कि हमको भी कुछ वैसा ही करना है। इन पुस्तकों में आत्मशक्ति, सारथी, बिजली का नाम, बिजली जो है, ये दो पुस्तकें बहुत महत्वपूर्ण है। उपन्यास एवं पुस्तकें जैसे हमें दिखाई देता है सचिन सान्याल का बंदी जीवन, शरद चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया पाथेर दाबी, ये आपने भी छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। बाद में अत्यधिक लोकप्रिय होने के कारण पाथेर दाबी प्रकाशन पर गवर्नमेंट ने प्रतिबंध भी लगा दिया, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती थी कि इंडिया में किसी भी तरह से साम्यवादी विचारधारा का प्रचार प्रसार ना हो सके। अब जो इस चैप्टर में आगे बताया गया वो क्या है? रिवॉल्यूशनरीज का सेकेंड फेज
है ना। रिवॉल्यूशनरीज का सेकंड फेज जो है वो कैसे चालू हुआ, वो तो हमने यहाँ पर डिस्कस करा कि क्या रीजन था क्रांतिकारी दोबारा से अलग होते हुए, लेकिन इस बार अलग होंगे किस विचारधारा के साथ में, समाजवादी विचारधारा को अपने साथ जोड़ते हुए अलग होंगे। तो उन्होंने क्या क्या गतिविधियां चलाई उसको हम नेक्स्ट चैप्टर में इंक्लूड कर लेंगे, वो चैप्टर बहुत छोटा है, 3 पेज का ही है, तो उसमें इसको हम मिलाकर पढ़ लेंगे, ठीक है। बाकी आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। मेरा थोड़ा सा पर्सनल इश्यूज चल रहे थे जिसकी वजह से क्लास 4-5 दिन में आपको पहले ही बोल कर गई थी। अब आपकी रेगुलर क्लासेस चलेंगी और जल्द से जल्द सिलेबस पूरा कवर कराने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। तो आप सिलेबस को लेकर बिल्कुल भी परेशान मत होइए। बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए थे मैम जल्दी करा दो, हमारा एग्जाम है, बिल्कुल पैनिक मत करिए, ठीक है। तो फरवरी में ही मैं कोशिश करूंगी आपका स्पेक्ट्रम ठीक ठाक हो जाए कवर। उसके बाद से हमारे पास मार्च है, अप्रैल है, मई में आपका पेपर है, तो मैं आपको मार्च तक ही फ्री कर दूंगी। तो एंशिएंट हो चुका हमारा, मिडेवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर, तीनों के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं मार्च में आपको फ्री कर दूंगी। आपके पास में 1.5 महीना रहेगा, आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। तब तक जितना हो गया, आज हमारा 17 चैप्टर था स्पेक्ट्रम का, तो 17 चैप्टर आप अच्छे से करिए, यहीं से काफी सारे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो जितना हो गया ना इसको आप मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए। आर्ट एंड कल्चर में हमने 11th क्लास का जो पार्ट 1 11th क्लास का फाइन आर्ट का बुक है वो कवर कर लिया पूरा का पूरा। मोस्ट इंपॉर्टेंट 11th क्लास है, ठीक है। 12th तो आप स्किप भी कर सकते हैं, तो 11th को बार बार रिवाइज करिए। एंशिएंट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, मॉडर्न हमारा ऑलमोस्ट जो है हो चुका है, थोड़ा ही और बचता है जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है, और मिडिवल थोड़ा सा हमारा पीछे चल रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, हम उसकी एक्स्ट्रा क्लासेस लगा लेंगे, ठीक है। तो सिलेबस को लेकर बिल्कुल पैनिक मत होइए, मार्च में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। बाकी अपना ध्यान रखिए, रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।